हरे कृष्णा एवरीवन। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं विद मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? ये ना एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी मदद से आप खर्चे कैलकुलेट करते हो। जैसे लेट्स से मैं ये कैलकुलेटर बना रही हूँ, ये कैलकुलेटर को बनाने में मुझे कितना खर्चा लगा ये निकालने के लिए मैं कॉस्टिंग की मदद ले सकती हूँ। पर एक बात बताओ यार, जब मैं कैलकुलेटर बना रही हूँ तब तो समझ आ रहा है कि मुझे खर्चे कैलकुलेट करने पड़ेंगे, बट द थिंग इज अगर मैं ये कैलकुलेटर बाहर किसी दुकान वाले से लेके आ जाऊँ तो उस केस में तो मुझे पता है ना कि मैंने उसको 100 रुपये हाथ में दिए तो ये कैलकुलेटर मेरे लिए 100 रुपये का पड़ा। तो इसमें क्या कैलकुलेशन, इसमें क्या कॉस्टिंग मदद करेगा, है ना? तो कॉस्टिंग कब मदद कर रहा है हमारी? जब आप खुद प्रोडक्ट या सर्विसेज बना रहे हो तब आपको कॉस्टिंग की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन आप जब दुकान वाले से खरीद के लेके आ रहे हो तब कॉस्टिंग नहीं लगानी पड़ती। ठीक है। सो कॉस्टिंग के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड होते हैं। अलग अलग प्रोडक्शन के तरीके के लिए हम अलग अलग टाइप का मेथड इस्तेमाल करते हैं और खर्चे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला मेथड हमारे पास आता है जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग क्या, ये एम्प्लॉयमेंट वाली बात हो रही है क्या कि एम्प्लॉयर के यहाँ काम कर रहा है तो उसका खर्चा? बिल्कुल नहीं, हम उसकी नहीं बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बिजनेस की बात करने वाले हैं। जैसे इसको समझाने के लिए ना मैं रामू का एग्जाम्पल ले रही हूँ। ये है हमारा रामू टेलर जो हमारे लिए मस्त कपड़े सिल के देता है, जो भी इसके पास आता है उसके लिए। हमारा श्याम है भाई, श्याम की शादी हो रही है तो श्याम को कोट सिलाना है अपने लिए। ये गया रामू के पास, इसने अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि भाई देख रामू यार मेरी शादी है, शादी के हिसाब से एकदम परफेक्ट मेरे साइज का कोट सिल दे, मैं तेरे को डिज़ाइन दिखा रहा हूँ अपने मोबाइल में, देख सेम ऐसा ही कोट मेरे को सिल के देना। रामू बोलेगा ठीक है यार, तूने बोला हम काम कर देंगे, समझ काम हो गया तेरा, है ना? सिमिलर वे में अब श्याम की शादी है, हरी श्याम का दोस्त है, इसको भी अपने लिए कपड़े सिलाना है, इसको कुर्ता सिलवाना है। तो ये गया रामू के पास, इसने बताया कि यार देख रामू मेरे को श्याम की शादी में जाना है और अगला नंबर मैं अपना ही लगवाना चाहता हूँ, तो मेरे लिए एक बढ़िया सा कुर्ता सिल के दे दे, मैं तेरे को डिज़ाइन दिखा रहा हूँ उसके हिसाब से सिल के दे दे। अब सोचो यार, रामू के पास हर कोई अलग अलग रिक्वायरमेंट लेके आ रहा है। श्याम की रिक्वायरमेंट अलग है, हरी की रिक्वायरमेंट अलग है, इसका साइज अलग होगा, इसका साइज अलग होगा। वैसे ही जितने लोग रामू के पास लेके आते हैं अपने कपड़े, हर किसी का साइज अलग होता है, रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर किसी के लिए जो प्रोडक्ट सिल के देना होता है वो अलग तरीके का होता है। इन दैट केस हो क्या रहा है यहाँ पे जॉब में काम हो रहा है। यहाँ पे हर एक कस्टमर का काम को जो रामू है वो जॉब की तरह ट्रीट करेगा और हर एक कस्टमर के खर्चे अलग अलग कैलकुलेट करेगा। क्या रामू श्याम का जो कोट का खर्चा है वो हरी के में ऐड कर सकता है क्या कि भाई तुम तो दोस्त हो, तुम मैनेज कर लो? बिल्कुल नहीं, श्याम का खर्चा श्याम को ही देना पड़ेगा, हरी का खर्चा हरी को ही देना पड़ेगा, है ना? इन दैट केस यहाँ पे इसको हर एक कस्टमर का खर्चा अलग कैलकुलेट करना है। हर एक कस्टमर के लिए जितने भी सामान लगाए, जितनी भी सर्विसेज दी, उनका खर्चा अलग कैलकुलेट करना है। इसीलिए रामू हर एक काम को जॉब की तरह ट्रीट करेगा और हर एक काम का खर्चा अलग से कैलकुलेट करेगा विद द हेल्प ऑफ जॉब कॉस्टिंग। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की, जिसको हम बोलते हैं बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग इस्तेमाल किया जाता है जब आप बैचेस में प्रोडक्शन कर रहे हो। जैसे आइसक्रीम जो दुकान वाले बनाते हैं ना, जो प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो ऐसा नहीं करते कि हम वेनीला बना रहे हैं तो ज़िंदगी भर वेनीला ही बनाते रहेंगे और कुछ नहीं बनाएंगे। वो वेनीला भी बनाते हैं, वो चॉकलेट भी बनाते हैं, वो बटर स्कॉच भी बनाते हैं, डिफरेंट टाइप से आइसक्रीम बनाते हैं। कभी कोन बनाते हैं, कभी स्टिक में डालते हैं, कभी कप में डालते हैं, है ना? तो इन दैट केस अलग अलग तरीका है, अलग अलग तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये क्या करते हैं ना, ये बैचेस में बनाते हैं कि लेट्स से अगर हम वेनीला वाली आइसक्रीम बना रहे हैं तो उसकी हम 1000 यूनिट्स बनाएंगे, फिर हम प्रोडक्शन रोकेंगे, फिर हम अपनी प्रोडक्शन सेटअप को चॉकलेट के लिए तैयार करेंगे और चॉकलेट की 1000 यूनिट्स बनाएंगे, फिर हम फिर से प्रोडक्शन रोकेंगे, फिर बटर स्कॉच के लिए तैयार करेंगे, फिर बटर स्कॉच की 1000 यूनिट्स बनाएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे बैचेस में काम कर रहे हैं। एक बात सोचो, क्या आइसक्रीम के दुकान वाले आपसे पूछने आते हैं क्या कि आप उनको बताने जाते हो कि भैया इस बार ना हमको जब ठंडी आएगी ना तो हमको चॉकलेट वाला ही खाना है, हम उसके अलावा कुछ और नहीं खाएंगे? तुम बता के आते हो क्या पहले से कि गर्मी में बताना पड़ेगा तभी हमारे हिसाब से प्रोडक्ट बन के आएगा? बिल्कुल नहीं, हम तो नहीं बताते। वो लोग अपनी डिमांड खुद ही कैलकुलेट करते हैं और उसके हिसाब से प्रोडक्शन करके रखते हैं। इन दैट केस बैच कॉस्टिंग के अंदर ये रामू वाला काम नहीं हो रहा है। रामू तो इंतजार कर रहा था
कि कस्टमर आएगा, बताएगा अपनी रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से मैं बनाना चालू करूँगा। लेकिन बैचेस के अंदर ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो अपना मैन्युफैक्चरर को पता है कि आगे जाके इतनी डिमांड आएगी और वो उसके हिसाब से प्रोडक्शन कर रहा है ना। और साथ साथ यहाँ पे प्रोडक्शन हर एक कस्टमर के लिए अलग अलग हो रहा था। लेकिन क्या यहाँ पे ऐसा है क्या कि मैं वेनिला जो खाऊंगी वो मेरे लिए अलग बनेगा, आप जो वेनिला वाली आइसक्रीम खाओगे वो आपके लिए अलग बनेगा? बिल्कुल नहीं, हम दोनों के लिए सेम ही टाइप का बनेगा, है ना। इन दैट केस यहाँ पे प्रोडक्शन हर एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट जा जाके पूछ के उसके हिसाब से नहीं हो रहा। यहाँ पे प्रोडक्शन बैचेस में हो रहा है, क्योंकि डिमांड जो है वैसी ही होती है। जैसे क्लोथ्स का भी आप एग्जांपल ले सकते हो। सिर्फ एक ही टाइप का प्रिंट थोड़ी बनाती है कंपनीज कि एक ही प्रिंट बनाएंगे, एक ही साइज में बनाएंगे, हो गया खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। वो प्रोडक्शन कैसे करती है कि एक प्रिंट, एक 10,000 यूनिट्स बना लिए, फिर दूसरा प्रिंट बना रहे हैं, फिर तीसरा प्रिंट बना रहे हैं, हर एक के डिफरेंट साइजेस बना रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्शन बैचेस में हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा मेथड हमारे पास आता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज सिमिलर टू दैट ऑफ जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग में क्या हो रहा था, रामू अपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उनको प्रोडक्ट बना के दे रहा था। सिमिलर वे में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर भी जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टर मतलब समझ सकते हो कि जो प्रोडक्ट बना रहा है, जैसे रामू टेलर यहाँ पे बना रहा था तो रामू कॉन्ट्रैक्टर है जो प्रोडक्ट बना के दे रहा है आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो श्याम को समझ लो बिल्डिंग बनवानी है अपने लिए, पूरा बिल्डिंग खड़ा कर रहा है, शादी हो रही है तो शादी के लिए एक नया घर चाहिए, वो घर का क्या करेंगे, पूरी बिल्डिंग ही बनवा लेते हैं, है ना। तो इसको बिल्डिंग बनवानी है, ये गया रामू के पास, रामू को बताया कि भाई साहब देख ले, मेरे को इस टाइप का बिल्डिंग चाहिए, इस तरीके से बनाना है। अब सोच के देखो यार, जब रामू टेलर की तरह काम कर रहा था तो उसका काम कितने दिन का था। जैसे शाम का वो कोट बना रहा होगा तो मुश्किल से 5 से 6 दिन में वो ख़त्म कर रहा होगा, है ना। हरी का जो कुर्ता बना रहा होगा 3 से 4 दिन में ख़त्म कर रहा होगा। मुश्किल से 3-4 दिन, 5-6 दिन, 1 हफ्ता, 2 महीने का काम होता है जब आप जॉब के अंदर काम करते हो। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या हो रहा है, देखो शाम को बिल्डिंग बनवानी है, 5 मंजिल बिल्डिंग बनवानी है। सोचो तुम 5-6 दिन में बना के दे दोगे क्या? रामू के पास जादू है क्या कि चुटकी बजाई और हो गया काम? बिल्कुल नहीं। इन दैट केस यहाँ पे जो टाइम है वो ज़्यादा लगता है, जैसे 3 साल, 4 साल, 5 साल, मतलब अच्छा खासा टाइम पीरियड लगने वाला है। इन दैट केस यहाँ पे अगर खर्चा कैलकुलेट किया जा रहा है तो उसको जॉब की तरह नहीं ट्रीट किया जा सकता, जॉब की तरह नहीं कैलकुलेट किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे तो टाइम पीरियड बहुत कम है। अब दोनों में तरीका एक ही है कि कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा, उसके हिसाब से हम यहाँ पे प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बट द थिंग इज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत लंबा होता है, 3, 4, 5, 10, 15, 20 कितने भी साल रख सकते हैं। लेकिन जॉब के अंदर जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत छोटा होता है। यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, इसीलिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्टिंग मेथड दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अंदर बिल्डिंग्स, डैम, ब्रिजेस, स्कूल्स, घर बनवाना है तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। इसके अलावा हमारे पास होता है प्रोसेस कॉस्टिंग, जहाँ पे काम प्रोसेसेस में हो रहा है, हम एक ही टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक ही प्रोसेस से बना रहे हैं। जैसे मेरे पास एक ही टाइप का रॉ मटेरियल है, मैं उसको मशीन 1 में डालती हूँ, फिर मशीन 2 में डालती हूँ, फिर मशीन 3 में डालती हूँ और एट द एंड मेरे पास फिनिश गुड्स बन के आ जाता है। और मैं जितने बार भी प्रोडक्ट बना रही हूँ बस यही कर रही हूँ कि रॉ मटेरियल डाला और एट लास्ट मुझे फिनिश गुड्स मिल गया मशीन 3 से। इस केस में क्या हो रहा है, सेम टाइप का काम कर रहे हो आप कंसिस्टेंटली, कोई चेंजेस नहीं है। बैचेस के अंदर भी चेंजेस हो रहे थे कि एक बार बैच बनाया फिर दूसरे टाइप का बनाना है, फिर दूसरे टाइप का बनाना है, लेकिन प्रोसेस के अंदर कोई चेंज नहीं होता। मैं कंटिन्यूअसली सेम ही काम कर रही हूँ। जैसे शुगर कैन से शुगर बनाना, उसमें कुछ अलग करोगे क्या तुम? अलग टाइप की शुगर बनाओगे क्या? बिल्कुल नहीं, सेम ही प्रोसेस इस्तेमाल करने वाली हूँ हर बार। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोसेसेस में काम हो रहा है, सेम टाइम का काम हो रहा है, इसलिए हम प्रोसेस कॉस्टिंग की मदद लेते हैं। और लास्ट हमारे पास आता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। देखो यार, तुम जब जॉब कर रहे हो ना तो जॉब में प्रोडक्ट्स भी कवर हो जाते हैं, जो प्रोडक्ट्स बना के दे रहे हो आप अपनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, है ना। और सर्विसेज भी कवर हो जाती है। जैसे टेलर के पास, रामू के पास कपड़ा श्याम का है ना, तो जो प्रोडक्ट लग रहा है वो तो श्याम नहीं दे दिया, रामू क्या दे रहा है, एट द एंड सिर्फ सर्विसेज दे रहा है। तो ये सर्विस वाला पार्ट भी जॉब्स के अंदर कवर हो जाता है। लेकिन मोस्टली अगर आप देखोगे बैचेस के अंदर जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्ट का ही होता है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो बिल्डिंग, डैम, ब्रिजेस बन रही है वो भी प्रोडक्ट ही एक टाइप का, उसके अंदर हम सर्विसेज तो नहीं दे रहे, है ना। प्रोसेस के अंदर रॉ मटेरियल डाला, फिनिश गुड्स बन के आया, प्रोडक्ट ही बन के आ रहा है एट द एंड। लेकिन जब हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इस्तेमाल करते हैं तो हम सर्विसेज बनाते हैं,
ठीक है, हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। जब आप सर्विसेज एकदम यूनिक दे रहे हो कि हर एक कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग सर्विसेज दी जा रही है, तो वो जॉब कॉस्टिंग के अंदर कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन जब आपकी सर्विसेज स्टैंडर्डाइज्ड हैं, जैसे हॉस्पिटल की सर्विसेज, जैसे होटल्स की सर्विसेज, जैसे रेस्टोरेंट की सर्विसेज, तो उस केस में आप ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की मदद लेते हो, जहाँ पे आपकी जो प्रोसेस है या फिर जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो वो स्टैंडर्डाइज्ड है। ठीक है, एक ही टाइप का सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर्स को। जैसे मैं यहाँ पे अभी आपको पढ़ा रही हूँ, एक ही टाइप की सर्विसेज जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे सबको एक ही टाइप का सर्विस मिल रहा है ना। तो उस केस में मैं अपना खर्चा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की मदद से निकाल सकती हूँ। ठीक, सो ये हो गए हमारे डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, जिनको सबको हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। हर एक के अंदर कैसे खर्चा कैलकुलेट किया जाता है सब कुछ देखेंगे। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। सबसे पहले हम जॉब कॉस्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने क्या समझा अभी तक कि कॉस्टिंग एक टाइप का टेक्निक है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम खर्चे कैलकुलेट करते हैं और इसके लिए कुछ स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं जिसको फॉलो करके हमको खर्चे निकालने पड़ते हैं। जॉब मतलब क्या होता है, एक कस्टमर ऑर्डर और टास्क जो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का है। जॉब कॉस्टिंग एक स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग है जहाँ पे हर एक ऑर्डर का आप अलग खर्चा निकालते हो ताकि उसको इंडिविजुअल जॉब्स के ऊपर चार्ज कर पाओ, है ना। फीचर्स क्या हैं, सेपरेट आइडेंटिटी मेंटेन की जाती है हर एक जॉब की। मैं हरी और शाम का खर्चा एक साथ नहीं निकाल सकती, मेरे को हरी का कुर्ते का खर्चा अलग रखना पड़ेगा, शाम के कोट का खर्चा अलग रखना पड़ेगा, दोनों को मिक्स नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, मेंट फॉर स्पेसिफिक कस्टमर, हर एक कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनता है, मास मार्केट के लिए नहीं बन रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट। यूनिक प्रोडक्शन पैटर्न होता है, रिपीटेटिव नहीं होता। जैसे शाम के लिए अलग तरीके से बनाया जा रहा है, हरी के लिए अलग तरीके से बनाया जा रहा है, वैसे ही बाकी सारे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, हर एक के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बनाया जाता है, इसीलिए यूनिक प्रोडक्शन पैटर्न होता है, रिपीटेटिव प्रोडक्शन पैटर्न नहीं है। कस्टमर के ऑर्डर आने के बाद यहाँ पे काम चालू होता है। क्या रामू पहले से बना के रख रहा था क्या प्रोडक्ट? नहीं, जब कस्टमर का ऑर्डर आ रहा है उसके बाद प्रोडक्शन हो रहा है ना। कॉस्ट हर एक जॉब ऑर्डर के लिए रिकॉर्ड किया जाता है, साथ साथ प्रोडक्शन साइकिल बहुत ही छोटा होता है यहाँ पे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस में 1 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। अगर उससे ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है तो आप कहाँ निकालोगे, आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में चला जाओगे। नेक्स्ट, जॉब कॉस्ट शीट यहाँ पे बनाई जाती है और रजिस्टर मेंटेन किया जाता है जिसके अंदर हम सारे खर्चे रिकॉर्ड करते हैं और प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं हर एक जॉब के हिसाब से। डन। अब इसके अंदर हम डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि देखो यार, जब जॉब कॉस्टिंग आप कर रहे हो ना तो आपको कुछ अलग नहीं करना। आपने जो कॉस्ट शीट सीखी है हम सेम वही स्टेटमेंट यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो आई सजेस्ट यू, अगर अभी तक कॉस्ट शीट नहीं देखी है तो पहले वो देख लो, क्योंकि बहुत हेल्प करने वाली है यहाँ पे, है ना। सो कॉस्ट शीट पहले देख लो, फिर उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करना। लेकिन यहाँ पे करने क्या वाले हैं, हम जॉब कॉस्ट शीट बनाएंगे जैसे हमने कॉस्ट शीट सीखी है, और थोड़ा सा क्वेश्चन को वो करने के लिए, हार्ड बनाने के लिए, क्योंकि अगर सिर्फ कॉस्ट शीट बनाने दे देता और सारे खर्चे आपको खुद ही दे देता तो आप क्या ही करते, फिर सारे खर्चे लिखते, हो गया आपका काम खत्म। इसलिए थोड़ा बहुत टफ करने के लिए आपके लिए इंस्टीट्यूट ने ओवरहेड्स का खर्चा कैलकुलेट नहीं किया होता है। ओवरहेड्स का खर्चा आपको बोलते हैं कि भाई देखो, प्रीवियस ईयर्स में हमने ऐसा चार्ज किया, तुम इस साल का प्रीवियस ईयर का देख के निकाल लो। तो बस यही करना है, हमको कॉस्ट शीट बनानी और ओवरहेड्स खुद से कैलकुलेट करने, हो गया। ठीक है, चलो। सो तुम सब नए नए कॉस्ट अकाउंटेंट अपॉइंट हुए हो, तो कंग्रेचुलेशंस भाई। उसके लिए क्या बोला जा रहा है, देखो आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, कॉस्ट अकाउंटेंट्स जॉब नंबर 9699 का, ठीक है, 9669 का। मटेरियल तुमको दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस तुमको दिया हुआ है, कितने डिपार्टमेंट ने कितने घंटे लगाए वो भी दिया हुआ है, और कितने पर आवर बेसिस में तुम चार्ज कर रहे हो वो भी दिया हुआ है। प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट हो गई, बहुत बढ़िया, हमको यहाँ तक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके आगे देखो यार, प्लस 33% ऑन प्राइम कॉस्ट लिख दिया। क्या हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। हम ओवरहेड्स को बांटते हैं कि भाई फैक्ट्री का कितना है, एडमिन का कितना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कितना है। तो हमको ऐसे अपने ओवरहेड्स को बांटना चाहिए था, जो यहाँ पे किया हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको बांटेंगे। बांटेंगे कैसे? उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, जिसमें मटेरियल यूज दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग बांटा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम भी डायरेक्ट वेजेस को अलग अलग डिपार्टमेंट का बांट देंगे। कैसे बांटेंगे, देखो 22 घंटे टोटल लगे, 25 पैसा पर आवर बेसिस में, तो ये 22 घंटे यही वाले हैं, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, डिपार्टमेंट ए का 10 घंटा, इसका 25 पैसा,
4 घंटे बी के, इसके 25 पैसे, 8 घंटे सी के, इसके 25 पैसे, और इसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। सिमिलर वे में फैक्ट्री ओवरहेड आप देखो तो हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग कैलकुलेट किया हुआ है और सेलिंग कॉस्ट भी हमको अलग से बताया हुआ है। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते कि +33% ऑन प्राइम कॉस्ट, ये तो पूरा ही गलत तरीका है, इसको तो पूरा ही हटा दो। हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा हर एक डिपार्टमेंट का कितना फैक्ट्री ओवरहेड है और सेलिंग कॉस्ट कितना है। नाउ सी, हमको अगर फैक्ट्री ओवरहेड हर एक डिपार्टमेंट का निकालना है तो मेरे को कैसे निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ, डायरेक्ट वेजेस को बेस बनाने वाली हूँ, क्योंकि डायरेक्ट वेजेस भी अलग अलग हर एक डिपार्टमेंट का दिया हुआ है। तो इसको हम इजीली बेस बना के फैक्ट्री ओवरहेड हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग निकाल सकते हैं, है ना। सो हम क्या करने वाले हैं ना, हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड फॉर ईच डिपार्टमेंट। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर को एज बेस लेंगे। प्रीवियस ईयर में ABC, प्रीवियस ईयर का डायरेक्ट वेजेस बताओ कितना है हर एक डिपार्टमेंट का, 5,000, 6,000 और 4,000, है ना। अब इसके हिसाब से अगर रेट देखो आप पर आवर बेसिस में कितना है, हमको पहले ही दिया हुआ है कि 0.25 पैसे पर आवर तुम चार्ज कर रहे हो, तो हम यही मानेंगे कि पिछले साल भी रेट इतना ही था। ठीक है। अब इसके हिसाब से लेबर आवर्स कितने हो जाएंगे, देखो यार, अगर हमको लेबर आवर्स पता होता है उसमें अगर मैं रेट मल्टीप्लाई कर देती हूँ रेट पर आवर, तो मेरे पास क्या आ जाता है, हमारे पास डायरेक्ट वेजेस आ जाते हैं। तो अगर आपको रेट पर आवर पता है, आपको डायरेक्ट वेजेस पता है, तो आप लेबर आवर्स इजीली निकाल सकते हो। क्या करना होगा, लेबर आवर्स इज इक्वल टू डायरेक्ट वेजेस डिवाइडेड बाय रेट पर आवर, है ना। तो यही हम करने वाले हैं, डायरेक्ट वेजेस से रेट पर आवर को डिवाइड करेंगे। सो फर्स्ट सिचुएशन में है 5,000 डिवाइडेड बाय 0.25, दैट इज इक्वल टू 20,000 आवर्स हो गए। हमने क्या किया, नीचे लिख दो, तो ध्यान भी रहेगा आगे जाके देखोगे तो, है ना। नेक्स्ट 6,000 डिवाइडेड बाय 0.25 एंड लास्ट 4,000 डिवाइडेड बाय 0.25, 24,000 एंड 16,000 डन। तो हमको पता चल गया कि कितने घंटे हर एक डिपार्टमेंट ने लगाए पिछले साल। ठीक। अब अगर आप देखो तो हमको फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड 2,500, 4,000 और 1,000, ABC 2,500, 4,000, 1,000। हमने अभी लेबर आवर्स कैलकुलेट किया, उसको भी यहीं पे लिख लेते हैं ताकि इजी रहे हमारे लिए। 20, 24, 16। हम क्या करने वाले थे, हम डायरेक्ट वेजेस को एज अ बेस बना के फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट करने वाले थे। पर देखो यार, जब तुम इजीली लेबर आवर्स निकाल पा रहे हो ना, तो लेबर आवर्स को एज अ बेस बनाना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एज कम्पेयर टू डायरेक्टली ये रेट को, जो वेजेस दिए हुए हैं उसको बेस बनाना। तो इस सिचुएशन में लेबर आवर्स निकालना बहुत ही आसान था, क्योंकि हमको रेट दिया हुआ था, तो रेट की मदद से हमने ईजिली लेबर आवर कैलकुलेट कर लिया। तो हम क्या करने वाले हैं ना, डायरेक्ट वेजेस को बेस बनाने की जगह हम लेबर आवर्स को बेस बनाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा आंसर हमको देता है। ठीक है। सो लेबर आवर्स हमारे बेस होंगे, तो इसके हिसाब से अगर मैं निकालूं कि फैक्ट्री ओवरहेड का रेट क्या है, रेट पर आवर कैसे निकलेगा, आपके पास 2,500 का फैक्ट्री ओवरहेड है और इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में टोटल कितने घंटे लग रहे हैं, 20,000 घंटे। तो मैं 20,000 घंटे से डिवाइड कर दूं अगर, तो मेरे पास आ रहा है 0.125 पर आवर। दिस इज़ माई रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। सिमिलर वे में 4,000 घंटे, 4,000 आपका फैक्ट्री ओवरहेड का रेट है, टोटल 24,000 घंटे यहाँ पे लग रहे हैं, तो पर आवर बेसिस में 0.167 रुपीज़ लग रहा है पर आवर। नेक्स्ट 1,000 डिवाइडेड बाय 16,000 इज 0.0625 पर आवर। ठीक है। तो हमने रेट कैलकुलेट कर लिया कि क्या रेट चार्ज किया गया है ओवरहेड्स का ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स। अब हो गया हमारा काम, हमको कुछ नहीं करना, हमको पता चल गया ना कि फैक्ट्री ओवरहेड का रेट कितना है। मेरे को इस पर्टिकुलर कॉस्ट शीट को सही तरीके से बनानी है, तो मैं क्या करूँगी, इस डिपार्टमेंट का 10 घंटे लगे, इसके ऊपर कितना रेट हमने निकाला, 0.125, इसके हिसाब से 1.25 हो जाएगा इसका ओवरहेड। सिमिलर वे में आप नेक्स्ट वाले का कैलकुलेट कर सकते हो कि 0.167 के हिसाब से इसका ओवरहेड निकल जाएगा और लास्ट वाले का 0.0625 के हिसाब से इसका ओवरहेड निकल जाएगा। हो गया काम।
लेकिन आखिरी हमारे पास एक और चीज़ बच गया, दैट इज सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट अगर आप देखो तो पूरा एक साथ दिया हुआ है। क्या इसको बांटा है कि हर एक डिपार्टमेंट का कितना खर्चा लगा सेलिंग पे? नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली निकाला हुआ है। तो हम भी क्या करने वाले हैं, हम भी डायरेक्टली निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम प्रीवियस ईयर की कॉस्ट शीट पहले बनाते हैं, ठीक है। सो कॉस्ट शीट फॉर प्रीवियस ईयर, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पे सारे खर्चे लिखते हैं। कॉस्ट शीट में सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करते हैं? विद डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल आपको दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का 77,500। फिर हम डायरेक्ट वेजेस लिखते हैं, ABC 5,000, 6,000, 4,000। जी कैसे कैलकुलेट हुआ आप उसको भी लिख सकते हो, क्योंकि हमको मिल गया ना यहाँ पे कि 20,000 घंटे, 24,000 घंटे, 16,000 आवर्स हमारे डिपार्टमेंट्स में लगे हैं। तो 20,000, 24,000, 16,000 किसके हिसाब से चार्ज हुआ है? 0.25 रुपीज़ पर आवर बेसिस में, है ना। सो 0.25, 0.25, 0.25 इसके हिसाब से ये हो जाएगा हमारा 4,000, ये हो जाएगा 6,000, ये हो जाएगा 4,000, है ना। सॉरी, ये हो जाएगा आपका 5,000, क्योंकि यहाँ पे आपको 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 करोगे तो 5,000 आता है। डन, ये हो गया टोटल 15,000। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं तो उसको भी हम यहाँ पे लिखते हैं, पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस इस केस में नहीं है, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस के टोटल से ही आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। दैट इज 77,500 प्लस 15,000, दैट इज इक्वल टू 92,500। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स आएंगे, ये भी डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड होंगे। हर एक डिपार्टमेंट में कितने घंटे लगे वो लिख लो, मल्टीप्लाइड बाय कितना रेट चार्ज किया हमने, 0.125, 0.167, 0.0625। दो 2,500, 4,000, 1,000। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो कि आपकी कैलकुलेशन सही है कि नहीं। 2,500, 4,000, 1,000 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। सो ये हमारा हो गया 7,500। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फैक्ट्री कॉस्ट। जब आप प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर देते हो तो फैक्ट्री कॉस्ट हमारे पास आ जाता है, कितना आ रहा है? 92,500 प्लस 7,500 इज़ 1 लाख। इसके बाद आप सेलिंग कॉस्ट चार्ज करते हो। एडमिन ओवरहेड होता तो उसको भी हम यहाँ पे चार्ज करते, पर नहीं है हमारे पास, डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट है तो हम सेलिंग कॉस्ट लिख लेंगे यहाँ पे। 30,000 का सेलिंग कॉस्ट है। और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितना हो गया? 1,30,000। अब देखो यार, नोटिस करो, हमारा जो सेलिंग कॉस्ट है क्या डिपार्टमेंट वाइज बटा हुआ है क्या? नहीं बटा हुआ है। अगर डिपार्टमेंट वाइज बटा होता तो हम फैक्ट्री ओवरहेड को बेस बनाते, है ना, क्योंकि हम फैक्ट्री कॉस्ट को तो नहीं बेस बना पाएंगे क्योंकि हमारा खर्चा डिपार्टमेंट वाइज बटा है। लेकिन इस केस में डिपार्टमेंट वाइज सेलिंग कॉस्ट नहीं बटा हुआ है, तो हम क्या करेंगे ना, हम फैक्ट्री कॉस्ट को एज अ बेस बना सकते हैं और उसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर वाली यही चीज़ है और यही वो ऐसी चीज़ है जो डिपार्टमेंट वाइज बटी हुई नहीं है। तो हम इसको एज अ बेस बनाने वाले और इसकी मदद से सेलिंग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो फैक्ट्री कॉस्ट को मैं आवर्स में नहीं डिवाइड कर सकती कि कितने आवर्स के हिसाब से फैक्ट्री कॉस्ट लगा, नहीं। तो इस केस में क्या है ना, आवर्स के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं पॉसिबल है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो टोटल अमाउंट दिया हुआ है उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो हम निकालने वाले हैं परसेंटेज ऑफ सेलिंग कॉस्ट ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। सो 30,000 का हमारा सेलिंग कॉस्ट है और 1,00,000 रुपये का हमारा फैक्ट्री कॉस्ट था। अभी अगर आप देखो, हम आर्स जब कैलकुलेट कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, हम जितना भी खर्चा था उसको आर से डिवाइड कर रहे थे, है ना। जितना भी खर्चा है उसको आर से डिवाइड कर रहे हैं। बट द थिंग इज, जब आप खर्चों को ही खर्चे से डिवाइड करते हो ना तो इसके हिसाब से रेट नहीं निकलता, आपको यहाँ पे परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास एक परसेंटेज आ जाए। 30,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 इंटू 100 करोगे तो 30% तुम्हारे पास आता है। ये बन गया तुम्हारा परसेंटेज ऑफ सेलिंग कॉस्ट ऑन फिक्स फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। तो ये
परसेंटेज को आप चार्ज करोगे जब आप नई वाली कॉस्ट शीट बनाओगे करेंट ईयर पे जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसके लिए, ठीक है। सो अब हम बना रहे हैं नई कॉस्ट शीट, क्योंकि हमने सारे खर्चे का रेट कैलकुलेट कर लिया है। कॉस्ट शीट फॉर जॉब नंबर 9669, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे और सारे खर्चे लिखते जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा हुआ है, डायरेक्टली दिया हुआ है 12.08। फिर आते हैं डायरेक्ट वेजेस जो डिपार्टमेंट वाइज हमको बांटने हैं 10, 4 एंड 8 आवर्स के बेसिस में, और डायरेक्ट वेजेस है कितना 0.25 पैसे पर आवर। टेन का 0.25 कैलकुलेट करोगे 2.5, 1 एंड 2, टोटल कितना हो गया 5.5। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्राइम कॉस्ट 17.58, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स हम कैलकुलेट करेंगे। ए बी सी का कितने घंटे लग रहे हैं, 4, 10, 4, 8। रेट कितना होगा जो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 0.125, 0.167 एंड 0.0625। कैलकुलेट कर लो 1.25, 0.667, 0.5, टोटल कर लो 1.25 प्लस 0.667 प्लस 0.5 दैट इज इक्वल टू 2.417। इसके बाद हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा 17.58 प्लस 2.417 दैट इज इक्वल टू 19.997 आ रहा है, तो मैं इसको 20 लिख सकती हूँ, है ना। नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट ऐड। सेलिंग कॉस्ट कितना चार्ज करना है, 30% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। सो 30% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट अगर आप कैलकुलेट करो, यहाँ पे 20 रुपये हमारा फैक्ट्री कॉस्ट है, इसका 30% है 6, तो टोटल यहाँ पे हो गया 26 रुपीज़ इज़ माई टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो सारे खर्चे हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछा था, देखो हमको बोला था कि कैलकुलेट करो, एंटर करो रिवाइज कॉस्ट यूजिंग द प्रीवियस ईयर फिगर्स एज अ बेसिस। तो हमने सारे रिवाइज्ड कॉस्ट तो निकाल लिए कि कितना खर्चा चार्ज होना चाहिए, किस रेट से चार्ज होना चाहिए और प्रीवियस ईयर की कॉस्ट शीट में कैसे खर्चे दिखेंगे। फिर इसके बाद बोला गया जॉब कॉस्ट शीट बनाओ, वो भी हमने बना लिया, है ना। सारे खर्चे इसमें कैलकुलेट कर लिए। लास्ट में बोल रहा है कि टोटल जॉब का जो कॉस्ट आया है उसका 10% आपको प्रॉफिट चार्ज करना है और फाइनल सेलिंग प्राइस निकालना है। तो अब वही करने वाले हैं हम, 10% यहाँ पे खर्चा चार्ज करेंगे, सो प्रॉफिट चार्ज करेंगे, प्रॉफिट एट 10% ऑन टोटल कॉस्ट दैट इज इक्वल टू 2.6, है ना। तो टोटल हमारे पास हो गया 28.6 इज माई सेलिंग प्राइस। डन, आसान था क्वेश्चन, कुछ कैलकुलेशन नहीं किया, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ये वाला पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे आपका फैक्ट्री ओवरहेड का रेट कैलकुलेट हो रहा है। बहुत आसान है फैक्ट्री ओवरहेड का रेट कैलकुलेट करना। अगर आप लेबर आर निकाल पा रहे हो तो उसको एज अ बेस बनाओगे, अगर लेबर आर नहीं निकल रहा है तब हम डायरेक्ट वेजेस को डायरेक्टली बेस बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। अ शॉप फ्लोर सुपरवाइजर ऑफ अ स्मॉल फैक्ट्री प्रेजेंटेड द फॉलोइंग कॉस्ट फॉर जॉब नंबर 555। आपको डिटरमाइन करना है सेलिंग प्राइस। मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस दिए हुए हैं 18 आवर्स 2.5 पर आवर के बेसिस में, और हर एक डिपार्टमेंट का आपको यहाँ पे आवर्स दिया हुआ है। चार्जेबल एक्सपेंसेस दिया हुआ है, स्पेशल स्टोर आइटम है जिसको आप यहाँ पे डालोगे, तो ये मेरा एक डायरेक्ट एक्सपेंस बन गया। इसकी मदद से प्राइम कॉस्ट आ गया। नेक्स्ट फिर से वही किया गया 33.33% यहाँ पे एक्सपेंसेस चार्ज कर दिए हैं प्राइम कॉस्ट के ऊपर। क्या ये सही तरीका है? नहीं है, तो हमको यहाँ पे खर्चे बांटने पड़ेंगे। इसके लिए फिर से आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है पिछले ईयर का, जहाँ पे मटेरियल दिया हुआ है, वेजेस हर एक डिपार्टमेंट के बांटे गए हैं, स्पेशल स्टोर आइटम दिया हुआ है, ओवरहेड्स हर एक डिपार्टमेंट के बांटे गए हैं, उसकी मदद से वर्क कॉस्ट आया, उसकी मदद से ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया, उसके ऊपर सेलिंग एक्सपेंसेस चार्ज करके नेट प्रॉफिट निकाला गया। अब आपको बोला जा रहा है इट इज़ नोटेड दैट एवरेज आर्ली रेट फॉर द 3 डिपार्टमेंट्स एक्स वाई जेड आर सिमिलर। तो जो आपका एवरेज आर्ली रेट है वो सेम है, यहाँ पे दिया ही हुआ है 2.5 पर आवर है, तो हम वही मान के चलेंगे कि सिमिलर रेट चार्ज किया जा रहा है।
डिपार्टमेंटल ओवरहेड रिकवरी रेट आपको निकालना है, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में ओवरहेड्स रेट्स निकाले थे। फिर कैलकुलेट करना है इंटायर रिवाइज कॉस्ट यूजिंग 2022 एक्चुअल फिगर्स एज अ बेसिस। इसको एज अ बेसिस बना के नई कॉस्ट शीट बनानी है और फिर उसके बाद 20% टू टोटल कॉस्ट आपको प्रॉफिट चार्ज करके सेलिंग प्राइस निकालना है। तो क्वेश्चन पूरा सेम है जैसा हमने पिछला देखा है ना। तो आई विल सजेस्ट यू जस्ट ट्राई इट योरसेल्फ, उसके बाद मेरा आंसर देख लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, आपको एक बार खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद आंसर देखना है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं फैक्ट्री और डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट। XYZ 3 डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डायरेक्ट वेजेस कितना है। हमको रेट पता है, यहाँ पे क्या रेट है डायरेक्ट वेजेस का, 2.5 पर आवर। तो मैं यहाँ से लेबर आर निकाल सकती हूँ, लेबर आर इजीली निकल रहा है, तो हम उसी को बेस बनाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस कितना दिया हुआ है, 10, 12, 8। रेट पर आवर इज 2.5। लेबर आवर्स इसकी मदद से कैलकुलेट हो सकते हैं। क्या करना होगा, डायरेक्ट वेजेस डिवाइडेड बाय रेट पर आवर, है ना। सो 10,000 डिवाइडेड बाय 2.5 इज 4,000। 12,000 डिवाइडेड बाय 2.5 इज 4,800। 8,000 डिवाइडेड बाय 2.5 इज 3,200। ठीक है, लेबर आवर्स मिल गए। इसकी मदद से हम ओवरहेड रिकवरी रेट निकालेंगे, जिसके लिए पहले टोटल ओवरहेड्स लिख लेते हैं। 5,000, 9,000, 2,000। ओवरहेड रेट पर आवर बेसिस में हमको कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी टोटल ओवरहेड है उसको हम लेबर आवर से डिवाइड करेंगे। टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स, है ना। सो टोटल ओवरहेड है हमारे पास 5,000 का, लेबर आवर्स है हमारे पास 4,000 के। सो 5,000 डिवाइडेड बाय 4,000 दैट इज इक्वल टू 1.25 यहाँ पे चार्ज करेंगे। 9,000 हमारे पास टोटल ओवरहेड है, 4,800 से डिवाइड करेंगे, 2,000 ओवरहेड है, 3,200 से डिवाइड करके रेट निकालेंगे। 1.875 एंड लास्ट 0.625। ठीक है, सो हमने रेट्स कैलकुलेट कर लिए। अब क्या करना है, कुछ बचा ही नहीं। इसके बाद हम ये वाली कॉस्ट शीट बना के, ये कॉस्ट शीट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है अब, है ना, क्योंकि देखो मेरे को सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है 20,000, मेरे को वर्क्स कॉस्ट भी कैलकुलेट करके दे दिया। जो फैक्ट्री कॉस्ट होता है ना, उसी को हम वर्क्स कॉस्ट बोलते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमको फैक्ट्री कॉस्ट नहीं दिया हुआ था, इसलिए हमने उसको कैलकुलेट करने के लिए पूरी पिछले ईयर की कॉस्ट शीट बनाई। पर इस बार मेरे को पिछले ईयर की पूरी कॉस्ट शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे दी हुई है, मुझे वर्क्स कॉस्ट भी कैलकुलेट करके दिया हुआ है। मैं इसी को बेस बना के सेलिंग एक्सपेंस चार्ज कर दूंगी, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंस डिपार्टमेंट वाइज नहीं बट रहा है, तो मैं डायरेक्ट लेबर के ऊपर नहीं चार्ज कर सकती, ओवरहेड्स के ऊपर भी नहीं चार्ज कर सकती। मुझे किस पे चार्ज करना पड़ेगा, फैक्ट्री कॉस्ट पे, और वही सही तरीका है। फैक्ट्री कॉस्ट की बेस बनता है मोस्टली सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है, सो अब हम सेलिंग एक्सपेंसेस का परसेंटेज निकाल रहे हैं। परसेंटेज ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस ऑन वर्क्स कॉस्ट बोलो, फैक्ट्री कॉस्ट बोलो, दोनों चीज़ें सेम ही है। तो 30,000 का चार्ज कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, नहीं 20,000 चार्ज कर रहे हैं 2 लाख के ऊपर, तो 10% ही आएगा। मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 10%। अब हम कॉस्ट शीट बना सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हमको। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डिपार्टमेंट से हमारे पास XYZ, हर एक के लिए अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद एक स्पेशल आइटम है चार्जेबल एक्सपेंसेस, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, इसकी मदद से हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट में हम हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर देंगे, X, Y और Z के, एंड फैक्ट्री कॉस्ट आएगा इसके बाद, जिसको आप वर्क्स कॉस्ट भी बोल सकते हो, और इसके ऊपर हम सेलिंग एक्सपेंसेस चार्ज करेंगे, एंड एट लास्ट हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है,
सो हमारे पास XYZ में 8, 6 और 4 आवर्स लगे हैं 2.5 के हिसाब से। 8, 6, 4, 2.5 पर आवर। 20, 15 and 10, टोटल इज 45, है ना। नेक्स्ट, स्पेशल स्टोर आइटम हमको दिया हुआ है 5 का, मटेरियल दिया हुआ है 70 का, मटेरियल 70, स्पेशल स्टोर आइटम 5, टोटल इज 120। नेक्स्ट, फैक्ट्री ओवरहेड हम आवर्स के हिसाब से बांटेंगे। आवर्स कितने, 8, 6, 4। रेट कितना है हमने अभी कैलकुलेट कर लिया। ओवरहेड रेट है 1.25, 1.875 एंड 0.625। ठीक है, 8 इंटू 1.25 इज 10, 6 इंटू 1.875 इज 11.25, 4 इंटू 0.625 इज 2.5, 10 प्लस 11.25 प्लस 2.5 इज 23.75। टोटल कर लो, 23.75 प्लस 120, 143.75। ठीक है, अब सेलिंग एक्सपेंसेस हमको फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर चार्ज करना है। कितना चार्ज करना है, 10%। हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। सो 10% अगर चार्ज करोगे तो 14.375 आएगा। दैट इज इक्वल टू 158.125 आपका टोटल कॉस्ट हो गया। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन में बोला गया कि 20% आपको ऐड करना है टोटल कॉस्ट पे। इसकी मदद से आपको सेलिंग प्राइस निकालना है ना। सो प्रॉफिट हमारा होगा एट 20% ऑफ टोटल कॉस्ट, दैट इज इक्वल टू 31.625। टोटल कर लो, 158.125 प्लस 31.625 इज 189.75। दिस इज माई सेलिंग प्राइस। डन। सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन सिमिलर ही थे, कुछ चेंजेस नहीं थे। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है एक वर्क ऑर्डर फॉर 100 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी हैज़ टू पास थ्रू 4 डिफरेंट मशीन्स ऑफ विच द मशीन आर रेट्स आर गिवन। 4 मशीन से जाना है हमारे जो प्रोडक्ट है उसको, 100 यूनिट्स हम यहाँ पे बना रहे हैं। हर एक मशीन में कितने रेट पड़ता है हमको, P में 1.25, Q 2.5, R 3 एंड 2.25। ये रेट किस बेसिस में, पर आर बेसिस में, पर यूनिट बेसिस में है क्या, नहीं, ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी हमको रेट पर आर बेसिस में दिया हुआ है। फॉलोइंग एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड ऑन द वर्क ऑर्डर, जिसमें मटेरियल मुझे 8000 लगा, वेजेस 500 लगे। मशीन P 200 घंटे, मशीन Q 160 घंटे, मशीन R 240 घंटे, मशीन S 132 आवर्स। तो अगर मैं ये जो वर्क ऑर्डर कर रही हूँ जहाँ पे मैं 100 यूनिट्स बना रही हूँ, इसमें मुझे 1.25 पर आवर के हिसाब से मशीन P लग रही है और टोटल मशीन P के कितने घंटे लगा रहे हैं हम, 200 घंटे। तो हम क्या कर सकते हैं, रेट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 8 से और टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं। यही सेम चीज़ हम हर एक मशीन के लिए कर सकते हैं, है ना। सो 2.5 इंटू 3 इंटू 2.25, इससे हमको हर एक मशीन का खर्चा मिल जाएगा। एक बात बताओ यार, मटेरियल और वेजेस, मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल में शो होगा, वेजेस डायरेक्ट वेजेस में शो होंगे। मशीन का खर्चा कहाँ जाएगा, मशीन का खर्चा ओवरहेड्स के अंदर आता है। ठीक है, सो ये हम ओवरहेड्स में शो करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनेगा ये। आफ्टर द वर्क ऑर्डर हैज़ बीन कंप्लीटेड, मटेरियल वर्थ 400 आर फाउंड टू बी सरप्लस एंड आर रिटर्न्ड टू स्टोर। ध्यान दो, अगर आपको याद हो तो कॉस्ट शीट के अंदर हम क्या करते थे, जो मटेरियल शो करते हैं ना डायरेक्ट मटेरियल, वो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड होता है कि हमने कितना मटेरियल कंज्यूम किया हमने हमारे प्रोडक्शन में। इन दैट केस ये जो 8000 है, इसमें से 400 तुमने वापस कर दिए, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड में भी 8000 माइनस 400 कर देंगे, जो अमाउंट आएगा वो शो करेंगे, है ना। नेक्स्ट, ऑफिस ओवरहेड दिया हुआ है यहाँ पे, ऑफिस इज एडमिन ओवरहेड, जो 40% ऑफ वर्क्स कॉस्ट होता है, बट ऑन अकाउंट ऑफ ऑल राउंड राइज इन द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट बढ़ गया है, सेल का कॉस्ट बढ़ गया है, जिसकी वजह से 50% राइज हो गया आपके ऑफिस ओवरहेड में। पहले कितना चार्ज होता था, 40% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, है ना, लेकिन अब 50% इंक्रीज हो गया है। इन दैट केस पहले 40% चार्ज करते थे, अब 50% इंक्रीज हो गया है, तो 40 का ही 50% इंक्रीज हुआ होगा। टोटल कितना हो गया, 40 प्लस 40 का 50% कैलकुलेट करोगे तो 20 आएगा। अब टोटल आपको 60% ऑन वर्क्स कॉस्ट यहाँ पे चार्ज करना है। मोर ओवर इट इज़ नोन दैट 10% ऑफ प्रोडक्शन विल हैव टू बी स्क्रैप्ड। हमारा 10% प्रोडक्शन स्क्रैप हो जाता है एज नॉट बीइंग अप टू द स्पेसिफिकेशन। और जो आपका स्क्रैप हो रहा है ना 10% प्रोडक्शन, उसको अगर हम बेचते हैं तो हमको
5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल मिल जाता है। इफ़ द मैन्युफैक्चरर वॉन्ट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द टोटल कॉस्ट, अगर मैन्युफैक्चरर को प्रॉफिट बनाना है तो आपको उसके लिए सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट कॉस्ट शीट बनानी है यहाँ पे, तो कुछ और अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम सारी चीज़ें कॉस्ट शीट बनाते बनाते कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, थोड़ा सा मैं जगह खाली कर लेती हूँ ना ताकि हमको क्वेश्चन बढ़िया से दिखाए। मटेरियल है 8,000 का, वेजेस है 500 के। 8,000 पूरा शो करेंगे क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिटर्न्स हुए हैं, तो 8,000 माइनस 400 मतलब 7,400 हम यहाँ पे 600 यहाँ पे शो करेंगे। नेक्स्ट डायरेक्ट वेजेस इज 500, टोटल हो गया 8,100 हमारा प्राइम कॉस्ट। नेक्स्ट ओवरहेड्स आएंगे हमारे पास, इसको फैक्ट्री ओवरहेड बराबर से लिखो यार, फैक्ट्री ओवरहेड्स है ना। हम हर एक मशीन का अलग अलग शो करेंगे। मशीन P QRS, रेट दिया हुआ है हर एक का 1.25, 2.5, 3, 2.25। अब जितना भी हमारा आर से उससे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इतने घंटे हमको लगे हैं। 200, 160, 240, 132। कैलकुलेट कर लो हर एक मशीन में कितना खर्चा पड़ा। $250 + 400 + 720 + 297 दैट इज इक्वल टू 1667। ठीक है, इससे हमारे पास आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, दैट इज 9767 है ना। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास, और ये मटेरियल वाला तो काम हमने कर दिया। नेक्स्ट ऑफिस ओवरहेड दिया हुआ है 40% ऑफ वर्क कॉस्ट, लेकिन वो इंक्रीज हो गया है 50%, तो अब हमको कितना चार्ज करना है? 60% चार्ज करना है। ऑफिस ओवरहेड हम चार्ज करेंगे 40% जो पहले से चार्ज किया जाता था, प्लस 50% इंक्रीज हुआ है, तो टोटल हम चार्ज करेंगे 60% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, 9767 का 60% कैलकुलेट करोगे 5860 आएगा, इसको टोटल कर लो, ये हो रहा है हमारे पास 15,627। ये हमारा बन गया क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब अगर आप क्वेश्चन में देखो तो हमको कोई कॉस्ट ऑफ सेलिंग प्राइस दिया है क्या? सेलिंग एक्सपेंसेस हमको नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे ना, हम जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने निकाला है वही हमारे लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बन जाएगा, क्योंकि कोई भी सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ है अलग से। अब इसके बाद क्वेश्चन में आगे देखो क्या बोल रहा है, 10% ऑफ द प्रोडक्शन हमको स्क्रैप करना पड़ता है क्योंकि वो अप टू द स्पेसिफिकेशन नहीं है। ये 10% ऑफ प्रोडक्शन को बेचने से हमारे पास 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल प्रोसीड हमको मिल रहा है ना। इन दैट केस अभी देखो, पहली बात तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो 10% ऑफ प्रोडक्शन आप स्क्रैप कर रहे हो ना, वो नोन है मतलब नॉर्मल लॉस है कि भाई ये तो लॉस होता ही है। मैं अगर ये वाले प्रोडक्ट्स बना रही हूँ, ये वाला जॉब कर रही हूँ, तो उसके अंदर 10% स्क्रैप जाएगा ही जाएगा, ये मुझे पहले से पता है। इन दैट केस ये जो नॉर्मल लॉस होता है ना, उसके अंदर 10% प्रोडक्शन भले मेरा स्क्रैप हो गया हो, मैं पूरे का खर्चा मेरे कॉस्ट में रहने देती हूँ। बट द थिंग इज, हमने ये 10% ऑफ प्रोडक्शन को बेच दिया, बेचने से मुझे 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल गया। ये जो मिला हुआ अमाउंट है उसको मैं खर्चों से माइनस कर दूंगी, क्योंकि ये अमाउंट तो मुझे रिसीव हो गया ना, एट द एंड ये मेरे खर्चे का पार्ट नहीं है। तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स को आप माइनस करोगे, लेकिन पूरे 10% ऑफ प्रोडक्शन को आप कॉस्ट शीट से हटाने नहीं वाले, आप सिर्फ 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पे माइनस करोगे। लेकिन इसकी जगह अगर एबनॉर्मल लॉस होता, 10% ऑफ प्रोडक्शन का मुझे एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो मैं पूरा 10% ऑफ प्रोडक्शन को अपनी कॉस्ट शीट से हटा देती, और जो भी उसके स्क्रैप को बेचने से पैसा आता ना, उसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालती। यहाँ पे शो नहीं करती, अपने कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करती, पूरा 10% ऑफ प्रोडक्शन यहाँ कॉस्ट शीट से हटा देती बस। ठीक है, चलो। सो अब हम यहाँ से सेल ऑफ स्क्रैप हुआ है तो उसको हम यहाँ से हटाएंगे। कितना सेल किया आपने? आपका 15,627 का 10% स्क्रैप था, है ना,
मतलब 1562.7 का स्क्रैप था। इसको बेचने से सिर्फ इसकी वैल्यू का मुझे 5% रिसीव हुआ। क्या लिखा हुआ है? 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या ये 5% पूरे कॉस्ट ऑफ सेल्स पे कैलकुलेट होगा क्या? नहीं, जितना आप बेच रहे हो उसी का ऑफकोर्स 5% मिलेगा, है ना। तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर आप कैलकुलेट करो 1562.7 का 5% इज 78.135 हमारा सेल ऑफ स्क्रैप से हमको रिसीव हो रहा है। एट लास्ट हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है? 15548.865। ये बन गया हमारा टोटल कॉस्ट। ठीक है ना, हमारा जो वर्क ऑर्डर है उसका टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट, इसके बाद हमको बोला जा रहा है आपका जो टोटल कॉस्ट होगा वर्क ऑर्डर का उसके ऊपर 20% प्रॉफिट चार्ज करना है ना। सो अब हम प्रॉफिट चार्ज कर देंगे यहाँ पे एट 20%, दैट इज इक्वल टू 3109.773। टोटल कर लो, 18658.638। ये हो गई हमारी टोटल वैल्यू। ये हमारा बन जाएगा सेलिंग प्राइस। डन। आई होप क्लियर हुआ हो। कुछ नहीं, इसके अंदर दो चीज़ें हमने देखी, पहला ऑफिस ओवरहेड का कैलकुलेशन और दूसरा हमने यहाँ पे स्क्रैप का सेल वाला क्वेश्चन देखा। ठीक है, साथ साथ जो एबनॉर्मल वाला पार्ट मैंने बताया उसको भी ध्यान रखना। ठीक है, चलो मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 देख लिया। नेक्स्ट हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक फैक्ट्री है जहाँ जॉब कॉस्टिंग मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हो। कुछ वर्क इन प्रोसेस है जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है कि 30 सितंबर को हमारे पास ये सारे जॉब्स वर्क इन प्रोसेस हैं। जॉब नंबर 115, 118 एंड 120। एक बात बताओ यार, ये जो 3 डिफरेंट जॉब्स हमारे पास अवेलेबल है, क्या इनका कॉस्ट शीट हम एक साथ बना देंगे क्या, कि एक ही कॉस्ट शीट में सारा खर्चा रिकॉर्ड कर दिया? बिल्कुल नहीं। हम कॉस्ट शीट एक साथ तो बना सकते हैं पर हमको सबका कॉलम अलग अलग रखना पड़ेगा। जॉब नंबर 115 अलग से कैलकुलेट करेंगे, 118 अलग से कैलकुलेट करेंगे, 120 अलग से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई जो हमने सितंबर में किया वो दिया हुआ है। अब ये काम वर्क इन प्रोसेस था, मतलब काम चल रहा था और मंथ एंड हो गया। अब अगले महीने में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। सो अक्टूबर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा काम, जिसमें मटेरियल यूज़ किया गया 118 वाले जॉब में। ये हमने 3 बार मटेरियल इशू करवाया, है ना। नेक्स्ट 120 वाले जॉब में हमने 1 बार मटेरियल इशू कराया और नया 2 जॉब चालू कर दिया, 121 और 124, उसका मटेरियल इशूड यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट एक समरी आपको दिया हुआ है लेबर आवर्स का, जो हमने अक्टूबर में लगाए। 115 में हमने लगाए, 118 में लगाए, 120 में लगाए जो पुराने हैं, और 2 नए जॉब्स हमने चालू किए, उन पे भी लेबर आवर्स लगाए। नंबर ऑफ आवर्स कितने लगे? शॉप नंबर ए के हमने ये सारे आवर्स लगाए, शॉप नंबर बी के हमने ये वाले आवर्स लगाए। फिर इसके बाद आपको इनडायरेक्ट लेबर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि वेटिंग फॉर मटेरियल कितना है, मशीन ब्रेकडाउन कितना है, आइडल टाइम कितना है, ओवर टाइम प्रीमियम कितना है। ये हर एक जॉब के हिसाब से है क्या? नहीं, पूरे के पूरे शॉप का है, पूरे के पूरे डिपार्टमेंट का एक साथ खर्चा दिया हुआ है। नेक्स्ट शॉप क्रेडिट स्लिप हमने इशू करवाई अक्टूबर में, दैट मटेरियल इशूड अंडर रिक्वेजिशन नंबर 54। रिक्वेजिशन नंबर 54 में जो मटेरियल इशू किया गया जॉब नंबर 118 के लिए, वो रिटर्न हो रहा है बैक टू स्टोर एज बीइंग नॉट सुटेबल। हमारा सामान हमारे पास आया था लेकिन सूटेबल ही नहीं है, तो हमने वापस भेज दिया। तो एक बात बताओ, अगर आपने वापस भेज दिया तो क्या इसका खर्चा, इस मटेरियल का खर्चा हमारे जॉब नंबर 118 में ऐड किया जाएगा क्या? नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं ऐड किया जा रहा? क्योंकि हमने रिटर्न करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमको बोला जा रहा है कि एक मटेरियल ट्रांसफर नोट हमने इशू किया अक्टूबर में, जिसमें लिखा है कि मटेरियल इशूड अंडर रिक्विजिशन नंबर 55। रिक्विजिशन नंबर 55 मतलब फिर से जॉब 118 के मटेरियल की बात हो रही है। ये मटेरियल ट्रांसफर किया गया फॉर जॉब नंबर 118 वॉज डायरेक्टेड टू जॉब नंबर 124। 118 के लिए मंगाया तो गया था लेकिन कहाँ भेज दिया गया? 124 में भेज दिया गया। तो इसका खर्चा हम 118 वाले में तो ऐड करेंगे ही नहीं, ये कहाँ ऐड होगा? 124 वाले जॉब में ऐड होगा, मतलब इसके अंदर ये वाला मटेरियल का खर्चा भी ऐड होगा, है ना। नेक्स्ट आर्ली रेट इन शॉप ए पर लेबर आर इज 3। मतलब हमारा ये जो शॉप ए है इसके अंदर जो भी लेबर्स काम कर रहे हैं इसका रेट होगा 3 पर आवर। शॉप बी के लिए बोला गया ये रेट है 2 पर आवर, यहाँ पे हम 2 पर आवर बेसिस में चार्ज करेंगे। नेक्स्ट
फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट द सेम रेट एज इन सेप्टेम्बर। जॉब नंबर 115, 118, 120 कंप्लीट कर दी गई अक्टूबर में, ठीक है। सो सितंबर में जैसा फैक्ट्री ओवरहेड का रेट तुमने चार्ज किया था, सिमिलर रेट आप चार्ज करोगे जॉब नंबर 115, 118 एंड 120 में। और साथ साथ आपके ये जो तीनों जॉब है ना, ये तीनों जॉब अक्टूबर में ख़त्म भी हो गए। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है देखो, आपको कंप्यूट करना है फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द कंप्लीटेड जॉब्स। तो कौन कौन सी जॉब्स कंप्लीट हुई हैं, 115, 118, 120, इसका बस हमको फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है ऑफ बोथ द मंथ्स। तो मेरे को दोनों महीने का कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो दोनों महीने का जो फैक्ट्री कॉस्ट है मैं उसको अलग अलग कैलकुलेट करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ द मैनेजमेंट टू पुट अ 10% ऑन द फैक्ट्री कॉस्ट टू कवर एडमिन एंड सेलिंग। एडमिन एंड सेलिंग के लिए हम डायरेक्टली 10% चार्ज कर रहे हैं, और इनवॉइस जो जॉब की हमने बनाई उसमें आप टोटल कॉस्ट के ऊपर 20% चार्ज करोगे। क्या होगा 20%? प्रॉफिट। What would be the invoice price of these 3 jobs? आपको 115, 118, 120 का इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम यहीं पे अपना टेबल बना लेते हैं। तीन जॉब्स हैं हमारे पास, इन्हीं का खर्चा निकालना है। तो जो काम अभी कंटिन्यू हुआ, मतलब अक्टूबर में स्टार्ट हुआ, जैसे 121, 124 और ये 121, 124, इनका हम नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि ये वर्क इन प्रोसेस है, पहली बात तो। और क्वेश्चन में आपको नहीं बोला गया, आपको क्वेश्चन में सिर्फ इन तीनों के ऊपर फोकस करने बोला गया है, ठीक है। सबसे पहले हम सितंबर के सारे खर्चे लिख लेते हैं, क्योंकि हमको अलग अलग निकालना है दोनों मंथ का। स्पेसिफिकली बोला है ना कि फैक्ट्री कॉस्ट निकालो दोनों मंथ्स का, तो दोनों मंथ्स का हम अलग अलग पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको टोटल कर लेंगे। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। $1325,810,765। नेक्स्ट 800, 500, 475। और ओवरहेड्स भी हमको बताया हुआ ही है, हमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। 640, 400, 380। टोटल कर लो, 2765, 1710, 1620। ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ सितंबर। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट बोल सकते हैं हम, है ना, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट फॉर सितंबर। अब इसके बाद हम निकालेंगे कॉस्ट इन अक्टूबर। इसको टोटल बोलने की जगह जो हम आखिरी में निकालेंगे उसको टोटल बोलेंगे, ठीक है। तो इसको अभी हम सिर्फ फैक्ट्री कॉस्ट फॉर सितंबर बोल रहे हैं। कॉस्ट इन अक्टूबर कितना है? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। एज इसको कैलकुलेट करना है इसलिए मैंने बीच में लाइन छोड़ दी है। मटेरियल कितना लगाया हमने? 118 वाले में लगाया था हमने 3 बार इशू कराया, लेकिन ये दोनों तो कोई काम के ही नहीं है, क्योंकि एक रिटर्न हो गया, एक ट्रांसफ़र हो गया। बचा कौन सा? ये वाला जो आपने मटेरियल रिक्वेजिशन नंबर 56 से इशू किया है। कितना? 515। तो 118 में 515 का मटेरियल आया। नेक्स्ट 120 में आया 665 का मटेरियल। इसके बाद अगर आप देखो तो 121 एंड 124 का दिया हुआ है। 115 में मतलब कोई भी और मटेरियल हमने इशू नहीं कराया, जो पहले से इशूड था वही है बस। नेक्स्ट लेबर्स अगर आप देखो 115 में हमने लगाए 25 आवर्स 3 पर आवर बेसिस में और 25 आवर्स 2 पर आवर बेसिस में, है ना। 25 इंटू 3 प्लस 25 इंटू 2। नेक्स्ट 118 में हमने लगाए 90 आवर्स 3 पर आवर बेसिस में, 30 आवर्स 2 पर आवर बेसिस में। 90 इंटू 3 प्लस 30 इंटू 2। नेक्स्ट 120 में हमने लगाए 75 आवर्स 3 पर आवर बेसिस में और 10 आवर्स 2 पर आवर बेसिस में। 75 इंटू 3, 10 इंटू 2, ठीक है। सो 25 इंटू 3 प्लस 50 दैट इज इक्वल टू 125। नेक्स्ट 270 इंटू 270 प्लस 60 that is 330 and last 75 into 3 plus 20 that is 45, ठीक है। अब ओवरहेड्स की बारी आई। ओवरहेड्स के लिए क्या बोला गया था कि जैसे सितंबर में तुमने रेट कैलकुलेट किया उसी रेट के हिसाब से चार्ज कर दो, है ना। तो क्या रेट था, कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओवरहेड्स
हम किसके हिसाब से बांट सकते हैं, एज लेबर आर दिया हुआ है तो हम उसको पहले प्रेफरेंस देते हैं। बट द थिंग इज, देखो यहाँ पे जो लेबर आर चार्ज किया जा रहा है ना, लेबर्स हमने लगाए हैं वो शॉप ए में 3 पर आवर बेसिस में लगाए, शॉप बी में 2 पर आवर बेसिस में लगाए। क्या रेट सेम है क्या? यहाँ पे रेट सेम नहीं है, और अगर रेट सेम नहीं होगा ना तो उस केस में आप लेबर आवर्स को बेस नहीं बनाओगे, आप जो डायरेक्ट वेजेस होगा उसको बेस बना सकते हो, लेकिन लेबर आवर्स को बेस नहीं बनाना है आपको। क्यों नहीं बनाना है समझो। लेट्स से हमारे पास एक इंजीनियर है जिसको हम पे करते हैं 1500 रुपये पर आवर, साथ साथ हम जो जॉब में काम कर रहे थे उसके लिए हमको स्वीपर भी लगा 150 रुपये पर आवर बेसिस में। दोनों लेबर हैं, इसके मेरे को 10 घंटे लगे, इसके मेरे को 10 घंटे लगे, टोटल मेरे को 20 घंटे लगे। क्या मैं ये 20 घंटे के हिसाब से चार्ज कर सकती हूँ क्या खर्चा? बिल्कुल नहीं चार्ज कर सकती। क्यों नहीं चार्ज कर सकती? क्योंकि भाई इसका रेट देखो 1500, इसका रेट देखो 150, पॉसिबल ही नहीं है, कंपेरेबल ही नहीं है। सिमिलर वे में आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि अगर रेट डिफरेंट हो तो वो कंपेरेबल नहीं होता, इसीलिए आप आवर्स को बेस नहीं बना सकते। आपको अब वेजेस को ही बेस बनाना पड़ेगा, जो डायरेक्ट वेजेस दिए जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो अगर वेजेस बेस है तो ये भी रुपीज़ में है, ये भी रुपीज़ में है, तो हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? परसेंटेज। सो 640 का ओवरहेड है, 800 का डायरेक्ट लेबर है, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ गया मेरा 80%। नेक्स्ट 400 का ओवरहेड है, 500 का वेजेस है, मल्टीप्लाइड बाय 100, 80%। नेक्स्ट 380 का ओवरहेड है, 475 का वेजेस है, मल्टीप्लाइड बाय 100 इज 80%। तो हर जगह 80% ही आ रहा है, तो क्या मैं सिर्फ एक ही कैलकुलेट करके काम नहीं चला सकती थी क्या? कैसे पता चलेगा? पहली बात तो ये बताओ, तुमने एक कैलकुलेट किया, तुमको कैसे पता चलेगा आगे वाला भी 80 होगा? नहीं पता चलता है ना मैम। दो कैलकुलेट करने के बाद तो पता चल जाता है कि भाई ये 2 है तो तीसरा भी वही होगा। ऐसे मत कर देना, इंस्टीट्यूट वाला ना चालू है, पता है एग्जाम में ऐसा कर देगा ये दोनों सेम है, आखिरी वाला अलग है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक जॉब का आप अलग अलग ही कैलकुलेट कर लो रेट, है ना। सो 80% हमने कैलकुलेट किया, इसके हिसाब से चार्ज करेंगे। 125 का लेबर है, मल्टीप्लाइड बाय 80% इसका ओवरहेड बनेगा। 330 का वेजेस है, मल्टीप्लाइड बाय 80%। एंड लास्ट 245 का वेजेस है, मल्टीप्लाइड बाय 80%। 125 का 80% इज़ 100। नेक्स्ट 330 का 80% इज़ 264 एंड लास्ट 245 का 80% इज़ 196। टोटल कर लो 225, हम अक्टूबर का बस टोटल कर रहे हैं अभी, है ना। 225, 515 प्लस 330 प्लस 264 इज़ 1109, 665 प्लस 245 प्लस 196, 1106। ये बन गया हमारा फैक्ट्री कॉस्ट फॉर अक्टूबर। अब इसकी मदद से हम टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकाल सकते हैं। क्या करना होगा? सितंबर और अक्टूबर का प्लस करना पड़ेगा, तो इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, ए प्लस बी कर दो। 2765 प्लस 225 इज 2990, 1710 प्लस 1109 इज 2819, ये 9 है, ठीक है ना। नेक्स्ट 1620 प्लस 1106 इज 2726। अब इसके आगे हम आगे की कैलकुलेशन करेंगे। पहले फैक्ट्री कॉस्ट लिख लेते हैं वापस से। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, आपका जो फैक्ट्री कॉस्ट आया है उसके ऊपर आपको चार्ज करना है 10% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। किस चीज़ के लिए? एडमिन और सेलिंग ओवरहेड के लिए। तो अब हम एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड एक साथ दिया हुआ है तो हम उसी हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, है ना। एट 10% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट 299, 281.9, 272.6। टोटल कर लो, हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, क्योंकि हमने सेलिंग ओवरहेड भी लिख लिया है। 299 प्लस 2990 इज 3289, 3100.9, 2998.6। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने निकाल लिया, है ना। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में आगे कि आपका जो टोटल कॉस्ट है उसके ऊपर 20% आपको चार्ज करना है एज प्रॉफिट। ध्यान देना, कभी भी सिर्फ ये 20% दिया चलो 20% चार्ज करते हैं ऐसे चले मत जाना। पहले चेक करना कि ये जो 20% है वो किसके ऊपर चार्ज हो रहा है ना। कई बार सेलिंग प्राइस के ऊपर भी चार्ज होता है, तो उस समय अलग से कैलकुलेशन होगी, अलग तरीके से होगी। यहाँ पे एज डायरेक्ट टोटल कॉस्ट पे हो रहा है
तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई जो भी हमारा टोटल कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, उसका 20% ले लो, ये क्या होगा, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। 3289 का 20% इज 657.8। 3100.9 का 20% इज 620.18 एंड लास्ट 2998.6 का 20% इज 599.72। टोटल कर लो, 3289 प्लस 657.8 प्लस क्या हो गया 3946.8, नेक्स्ट 39100 3100.9 प्लस 620.18 दैट इज इक्वल टू 3721.08। नेक्स्ट 2998.6 प्लस 599.72 इज 3598.32। ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, डन। लास्ट क्वेश्चन अब हम देख रहे हैं रिलेटेड टू जॉब कॉस्टिंग। फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022। हमको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ जॉब एज ऑन 1 मार्च 2022। आपने जॉब A99 और A77 में इतना काम करके रख लिया है पहले से ही, है ना, पिछले महीने हमने कर लिया होगा फरवरी में। डायरेक्ट मटेरियल इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी 2022 वॉज, ये फरवरी नहीं है, ये मार्च है, ठीक है। मार्च का इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है कि मार्च के महीने में हमने कितना और इशू किया, क्योंकि जो फरवरी के महीने का वो था वो तो सारा इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दिया है। जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो क्या होता है, पिछले महीने का होता है जो इस महीने आया, है ना, तो उसकी इन्फॉर्मेशन पहले ही दी हुई है। ये जो डायरेक्ट मटेरियल इशूड दिया हुआ है वो आपको मार्च का दिया हुआ है, किस एरिया में, किस जॉब में हमने कितना इशू किया। तो जो जॉब पहले से चल रही थी उसमें ये सारा इशू हुआ और 2 हमने नई जॉब स्टार्ट कर दी। डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है आपको मार्च 2022 का, पुरानी जॉब्स का और नई जॉब्स का। फैक्ट्री ओवरहेड आर अप्लाइड टू जॉब्स ऑन प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट लेबर आर रेट। डायरेक्ट लेबर आवर्स के हिसाब से चार्ज करोगे, किस रेट के हिसाब से, 2 पर आवर बेसिस में आपको चार्ज करना है, बोला जा रहा है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड इन मार्च 2022 इज 2100। ध्यान देना, यहाँ पे बोला जा रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड को तुम चार्ज करोगे 2 पर आवर बेसिस में। टोटल कितने आवर्स हैं देख लो, हमारे पास इस जॉब के अंदर हमने लगाए हैं टोटल 1000 आवर्स इस पर्टिकुलर मंथ में, क्योंकि पुराने महीने का तो ओवरहेड पहले ही कैलकुलेटेड है, इस महीने का हमको निकालना है। टोटल है हमारे पास 1000 आवर्स, मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे, कितना आ रहा है, 2000 रुपीज़ आ रहा है। बट द थिंग इज एक्चुअल में तुमने जो फैक्ट्री ओवरहेड इनकर किया वो कितना है, 2100 है। हमने इतने बार जब ओवरहेड्स का चैप्टर पढ़ा था तब भी देख लिया था कि भाई सुनो, जब तुम्हारा एबनॉर्मल टाइप का खर्चा होगा तो तुम उसको इंक्लूड नहीं करते हो, लेकिन नॉर्मल टाइप का खर्चा है पर तुमने स्टैंडर्ड बना के रखा है इसलिए तुम स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं चार्ज कर सकते। नॉर्मल टाइप का खर्चा आपको एक्चुअल पूरा का पूरा चार्ज करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हमने तो स्टैंडर्ड 2 रुपये पर आवर का बनाया, हम उसी हिसाब से चार्ज करेंगे, बिल्कुल नहीं। जो एक्चुअल खर्चा है वही चार्ज होगा आपके प्रोडक्ट पे, है ना। सो एक्चुअल खर्चा हमारे पास है 2100 रुपये का। इस खर्चे को मुझे चार्ज करना है, ना कि 2000 रुपये को। कैसे चार्ज किया जाएगा, 2100 का खर्चा है, कितने घंटे लग रहे हैं, 1000 घंटे लग रहे हैं, तो मेरा रेट क्या होना चाहिए, 2.1 पर आवर होना चाहिए। ठीक है, हम 2.1 पर आवर के हिसाब से इस जॉब के ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा डालेंगे। ठीक, जॉब नंबर A99 एंड A77 हमने कंप्लीट कर दिया इस महीने में। इनका बिलिंग भी हो गया एट अ प्राइस ऑफ 15% ऑफ द प्राइस ऑफ द जॉब। प्राइस का 15% चार्ज करना है, खर्चे का 15% नहीं चार्ज करना है। आपका जो एट लास्ट सेलिंग प्राइस आता है उसका 15% चार्ज करोगे। क्या चीज़ के लिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के लिए, और अनदर 10% आप चार्ज करोगे प्रॉफिट के लिए। ठीक है, ये दोनों परसेंटेज आपको प्राइस के ऊपर चार्ज करना है। कैसे कैलकुलेशन होगी हम देखेंगे। जॉब कॉस्ट शीट आपको बनानी है जॉब A77 और A99 की, जो हमने कंप्लीट कर दी। साथ साथ सेलिंग प्राइस निकालना है दोनों जॉब का, और कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोसेस। कौन कौन सा काम वर्क इन प्रोसेस चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। हमारा जो जॉब A66 है 55 है, हमने इस पर्टिकुलर मंथ में स्टार्ट किया लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका वर्क इन प्रोसेस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जॉब कॉस्ट शीट बनाते हैं A77 एंड A99 की। देखो, मेरे को क्वेश्चन में A99 पहले A77 बाद में दिया है, तो मैं उसी हिसाब से लिखूंगी क्योंकि इससे मेरे लिए चीज़ें आसान रहेंगी। A99 एंड A77 जॉब, यहाँ पे हम लिख रहे हैं सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल।
अब देखो पिछला जो क्वेश्चन था उसके अंदर बोला था स्पेसिफिकली कि दोनों महीने का फैक्ट्री कॉस्ट निकालो। इस क्वेश्चन में कहीं बोला है क्या? नहीं बोला है। तो हमारा ये जो ओपनिंग स्टॉक है ना, इसको हम वर्क इन प्रोसेस की तरह ही ट्रीट करेंगे और वर्क इन प्रोसेस को जैसे कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड किया जाता है आफ्टर फैक्ट्री कॉस्ट, वैसे ही इसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अगर बोला जाता कि फैक्ट्री कॉस्ट निकालो दोनों महीने का, इन दैट केस मैं कॉस्ट ऑफ फेब्रुवरी अलग निकालती, कॉस्ट ऑफ मार्च अलग निकालती, बट ऐसा नहीं बोला गया तो हम इसको वर्क इन प्रोसेस की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, चलो जो नॉर्मली किया जाता है कॉस्ट शीट के अंदर। डायरेक्ट मटेरियल मुझे दिया हुआ है 120 एंड 280 जो मैंने इस पीरियड में लगाया है। नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर 600 एंड 450। नेक्स्ट डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर ऐड कर दोगे, एक्सपेंसेस अलग से कुछ नहीं है, तो हमारे पास आ जाएगा प्राइम कॉस्ट 720 एंड 280 प्लस 450 इज 730। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमारे ओवरहेड्स आएंगे। फैक्ट्री ओवरहेड किस रेट पे चार्ज करोगे? फैक्ट्री ओवरहेड 2.1 पर आवर के हिसाब से चार्ज करोगे, ना कि 2 पर आवर। ठीक है, सो 2.1 पर आवर बेसिस में हमको चार्ज करना है। 2.1 इंटू यहाँ पे कितने आवर्स लगे? 400, और नेक्स्ट वाले में कितने लगे? 200। 2.1 इंटू 400 इज 840 एंड 2.1 इंटू 200 इज 420। ठीक है, इसकी मदद से हमारे पास आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट 720 प्लस 840 इज 1560 एंड 730 प्लस 420 इज 1150। डन। अब इसके बाद हम यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस का एडजस्टमेंट करेंगे। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है तो उसको आप यहाँ पे ऐड करोगे। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस हर एक जॉब का लिखेंगे हम अलग अलग। 80 प्लस 150 प्लस 200, 80 प्लस 150 प्लस 200। नेक्स्ट 420 प्लस 450 प्लस 400, 420 प्लस 450 प्लस 400, 430, 1270। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करने के बाद आपके पास आ जाएगा एडजस्टेड फैक्ट्री कॉस्ट 1560 प्लस 430 इज 1990 एंड 1150 प्लस 1270 इज 2420। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या दे रहा है। अब हमको बोल रहा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज करने के लिए और प्रॉफिट चार्ज करने के लिए, है ना। सो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना चार्ज होगा? 15% ऑफ द सेलिंग प्राइस। फैक्ट्री कॉस्ट का नहीं चार्ज करना है, 15% सेलिंग प्राइस का कैलकुलेट करना है। इससे क्या आ जाएगा आपके पास? कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसको हम थोड़ा सा नीचे लिखते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन करते हमको बने, है ना। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट। ये कितना चार्ज हो रहा है? 10% ऑफ द प्राइस, है ना। सो 10% ऑफ सेलिंग प्राइस आपके पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, सो अब कैसे किया जाए इसके लिए ना हमको पूरे यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। सेलिंग प्राइस दिया है कि हमको क्वेश्चन में नहीं दिया ना, तो हमको वही कैलकुलेट करना है। कैसे होगा देखो, मेरे को एडजस्टेड फैक्ट्री कॉस्ट दिया है, इसमें मैं अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर दूँ और प्रॉफिट ऐड कर दूँ तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं? सेलिंग प्राइस पे पहुँच जाते हैं, है ना। एडजस्टेड फैक्ट्री कॉस्ट कितना दिया हुआ है? सिचुएशन नंबर ए, जॉब A99 के लिए हम देख रहे हैं। एडजस्टेड फैक्ट्री कॉस्ट है 1990 प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना चार्ज करना है? 15% ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट कितना चार्ज करना है? 10% ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। 1990 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस पे ही चार्ज हो रहा है, दोनों को उधर ले जाते हैं, है ना। टोटल कितना हो जाएगा ये दोनों का? 15 प्लस 10 25। तो सेलिंग प्राइस ये प्लस में थे, यहाँ उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, माइनस 25% ऑफ सेलिंग प्राइस। सो 1990 इज इक्वल टू 75% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1990 डिवाइडेड बाय 75%। सो 1990 डिवाइडेड बाय 75% करोगे तो ये आता है
2653.333। ठीक है। नेक्स्ट जॉब नंबर A77 2420 दिया हुआ है इसका एडजस्टेड फैक्ट्री कॉस्ट। 15% ऑफ सेलिंग प्राइस, यहाँ पे भी आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज होगा। 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, यहाँ पे भी आप प्रॉफिट चार्ज करोगे। ठीक है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 2420, इन दोनों को हम उधर ले जाके माइनस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 2420 इज इक्वल टू 75% ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 2420 डिवाइडेड बाय 75%, दैट इज इक्वल टू 3226.67। तो दोनों का सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गया, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, 2653.333 एंड 3226.67। ठीक है, अब इसकी मदद से हम 15% ऑफ सेलिंग प्राइस और 10% ऑफ सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। 2653.333 का 10% कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा 265.3333। नेक्स्ट इधर हो जाएगा 322.6667। ठीक, 15% कैलकुलेट करें अगर तो 2653.333 का 15% इज 398, है ना, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है 397.999, तो ये हो जाएगा 398। एंड नेक्स्ट सिचुएशन में अगर कैलकुलेट करें ये आ रहा है 484। ठीक है, टोटल कर लो, 1990 प्लस 398 इज 2388, 2420 प्लस 484 इज 2904। टोटल देखो 2388 प्लस 265.333 इज 2653.333, 2904 प्लस 322.667 इज योर आंसर। ठीक है, तो हमने ये सॉल्व कर लिया बहुत ही आसानी से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, जॉब कॉस्ट शीट हो गई, हमने सेलिंग प्राइस भी निकाल लिया। अब वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोसेस निकालना है, तो इसमें तो कुछ ही नहीं करना हमको, हम दोनों वर्क इन प्रोसेस वाली चीज़ों को यहाँ पे लिख लेंगे। क्या क्या है, जॉब A66 एंड 55। इसमें हमने क्या लगाया, मटेरियल लगाया, फिर लेबर लगाया, फिर ओवरहेड्स लगाए, है ना। मटेरियल कितना लगाया, मटेरियल लगाया 225 एंड 300। लेबर कितना लगाया 675 एंड 225। एंड ओवरहेड्स कितने लगाए, ओवरहेड्स हम आर बेसिस में कैलकुलेट करेंगे, 300 100, 300 का 2.1 एंड 100 का 2.1। ठीक है, सो 300 का 2.1 इज 630 एंड इधर आएगा हमारे पास 210। टोटल कर लो, 225 प्लस 675 प्लस 630 दैट इज इक्वल टू 1530 एंड 300 प्लस 225 प्लस 210 इज 735। डन, ये बन गया हमारा वर्क इन प्रोसेस का वैल्यू। ठीक है, तो हो गया हमारा काम, हमने कंप्लीट किया ये वाला क्वेश्चन पूरा अच्छे से बहुत। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज बैच कॉस्टिंग। हमने अभी क्या देख लिया, हमने जॉब कॉस्टिंग देख लिया, उसके अच्छे सारे क्वेश्चन भी देख लिए कि जॉब कॉस्टिंग के अंदर आखिरकार क्या क्या जाता है। बैच कॉस्टिंग क्या होता है, जहाँ पे आप बैचेस में प्रोडक्शन कर रहे हो, है ना। बैच कॉस्टिंग इज अ फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, जहाँ पे हर एक बैच को हम एक कॉस्ट यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं। हर एक बैच को आप एक कॉस्ट यूनिट की तरह ट्रीट करोगे, उसकी कैलकुलेशन करोगे। इसके अंदर कैलकुलेशन भी सेम ही होती है, आपको कॉस्ट शीट ही बनानी है एट द एंड, यहाँ पे भी, है ना। तो हम कॉस्ट शीट बनाएंगे, बट द थिंग इज कई बार आपको इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालनी पड़ती है। हमने EOQ के बारे में मटेरियल कॉस्ट के अंदर पढ़ा था। EOQ में हम क्या निकालते थे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जहाँ पे आपका ऑर्डरिंग का खर्चा और स्टोरेज का खर्चा कम हो, मतलब मेरा टोटल जो खर्चा पड़ रहा है रॉ मटेरियल का वो सबसे कम हो, वो हम निकालते थे विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सिमिलर वे में जो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी होता है ना, इसके अंदर आप निकालते हो एक ऐसा बैच ऑफ प्रोडक्शन जहाँ पे मेरा खर्चा सबसे ज़्यादा कम। ठीक है, तो वहाँ पे आप ऑर्डर का खर्चा कम निकाल रहे थे कि कितना मटेरियल ऑर्डर करना है ताकि खर्चा कम पड़े। यहाँ पे हम निकाल रहे हैं कितना प्रोडक्शन करना है ताकि खर्चा कम पड़े। ठीक है, तो सेम टाइप का फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे क्या इस्तेमाल करते थे हम, 2AS अपॉन 2AO अपॉन C, है ना, जहाँ पे A आपका एनुअल डिमांड होता था
एनुअल रिक्वायरमेंट होता था ऑर्गेनाइजेशन का, ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट होता था, सी कैरिंग कॉस्ट होता था। यहाँ पे आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो कुछ भी ऑर्डर नहीं करने वाले, है ना, हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, खुद से बनाएंगे। तो यहाँ पे आपका ऑर्डरिंग का खर्चा नहीं पड़ता, यहाँ पे पड़ता है सेटअप का खर्चा, क्योंकि हर बार आपको अपनी मशीन को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि आप बैचेस में प्रोडक्शन कर रहे हो। हमने पहले ही देख लिया था कि आइसक्रीम अगर मैं बना रही हूँ तो पहले मैं वेनीला बना रही हूँ, फिर चॉकलेट बना रही हूँ, फिर बटर स्कॉच बना रही हूँ। तो वेनीला के लिए मैं अपनी मशीन को अलग से तैयार करूँगी, बटर स्कॉच के लिए अलग से तैयार करूँगी, चॉकलेट के लिए अलग से तैयार करूँगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, हर बार मशीन को सेटअप कर रही हूँ अलग अलग प्रोडक्शन के लिए। इन दैट केस यहाँ पे ऑर्डरिंग का खर्चा नहीं होता, यहाँ पे होता है सेटअप का खर्चा, क्योंकि हर बार मुझे मशीन को सेटअप करना पड़ेगा जितनी बार भी मैं बैचेस का प्रोडक्शन कर रही हूँ, है ना। जितने ज़्यादा आप बैचेस करोगे उतना ज़्यादा आपका सेटअप का खर्चा बढ़ेगा, ठीक है। ए क्या होता है, ए होता है हमारा एनुअल प्रोडक्शन, हम कितना करना चाहते हैं, और सी क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट। तो दोनों जगह लगेगा, चाहे आप मटेरियल को स्टोर करके रखो या फिर आप अपने बने हुए यूनिट्स को स्टोर करके रखो, दोनों जगह आपको कैरिंग का खर्चा तो पड़ता है। तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ, आपने ऑर्डरिंग की जगह सिर्फ सेटअप लिख दिया, बस। सेम फॉर्मूला हम इस्तेमाल करने वाले हैं, √2AS/C, जहाँ पे ए होगा आपका एनुअल डिमांड, एस होगा सेटअप कॉस्ट पर बैच, सी होगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। AB लिमिटेड इज कमिटेड टू सप्लाई 24,000 बेयरिंग्स पर एनम। तो ये मेरे को क्या मिल गया, मेरा एनुअल प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट है 24,000 बेयरिंग्स। On a steady basis, it is estimated that it cost 10 पैसा as inventory holding cost। तो इन्वेंट्री का कैरिंग कॉस्ट मेरे को कितना दिया हुआ है, 10 पैसा पर बेयरिंग पर मंथ। मुझे ये खर्चा कैसे चाहिए होता है, पर यूनिट पर एनम बेसिस में, लेकिन यहाँ पे तो पर मंथ बेसिस में दिया हुआ है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इंटू कर दो 12 से, तो मुझे मिल जाएगा पर एनम बेसिस में खर्चा की पर यूनिट पर एनम कितना खर्चा है। सेटअप कॉस्ट पर रन आपको दिया हुआ है 324 पर रन, ठीक। इसकी मदद से आपको निकालना है ऑप्टिमम रन साइज। ऑप्टिमम रन साइज इज योर इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, क्योंकि इतना ही हम रन करेंगे अपनी मशीन्स को कि इतने यूनिट्स एक बार के रन में आपको बनाने हैं, ठीक है। सो EBQ बोलो या फिर ऑप्टिमम रन साइज बोलो, इट्स द सेम थिंग। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, √2AS/C, 2 × 24,000 into 324 divided by 1.2। ये आपके पास आ रहा है 3,600 यूनिट्स। तो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी के हिसाब से हमको 3,600 यूनिट्स बनाने चाहिए एक बार के बैच में। आपको मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट बताना है एट ऑप्टिमम रन साइज। मतलब जब EBQ आ रहा है तो आपका इन्वेंट्री का होल्डिंग कॉस्ट कितना होगा, मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इज लाइक, इस सिचुएशन में तो मिनिमम ही आने वाला है ना। हम लेंगे कितने यूनिट्स आप एक बार में बना रहे हो डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हम एवरेज यूनिट्स ही स्टोर कर रहे हैं। क्योंकि देखो यार, समझो मैं 3,600 यूनिट्स मंगा रही हूँ, पर क्या मैं ये 3,600 यूनिट्स को स्टोर करने के लिए मंगा रही हूँ क्या, कि पूरे साल भर मैं इसको स्टोर करके रखूँगी? बिल्कुल नहीं। हम इसको बेचते जाएंगे धीरे धीरे करके, है ना। एज हम यहाँ पे बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हम बेचने वाले हैं, तो हम बेचते जाएंगे धीरे धीरे करके, और धीरे धीरे हमारे पास यूनिट्स कम होते जाएंगे। तो क्या आप पता कर सकते हो क्या कि कितना यूनिट्स आपने कितने पीरियड के लिए मेंटेन किया, और उसके हिसाब से खर्चा चार्ज करेंगे? बिल्कुल नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और इस सिचुएशन में अगर आपने कैलकुलेट कर भी लिया तो दूसरी सिचुएशन में वो अलग हो जाएगा। इसलिए हम क्या एज्यूम करके चलते हैं कि हम 50% इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। सो 50% कैलकुलेट करने के लिए हमने 3,600 को डिवाइड किया 2 से, मल्टीप्लाइड बाय इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट कितना है 1.2 पर यूनिट पर एनम। 3,600 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.2 इज 2160 आपका यहाँ पे इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एज्यूमिंग दैट द कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 6,000 बेयरिंग्स पर रन। हमारा इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी आ रहा है 3,600, लेकिन हमारी जो कंपनी है वो एक बार में 6,000 यूनिट्स बनाना चाहती है। हाउ मच एक्स्ट्रा कॉस्ट वुड द कंपनी बी इनकरिंग एज कम्पेयर टू ऑप्टिमम रन। आपको कंपेयर करना है कि इस वाली सिचुएशन में जब EBQ आ रहा है और आप अगर 6,000 यूनिट्स एक बार में मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो दोनों सिचुएशन में आपका खर्चा कितना पड़ेगा, ठीक है। सो कैलकुलेट कर लेते हैं। हम दो सिचुएशंस को यहाँ पे कंपेयर करेंगे। पहली होगी हमारी EBQ वाली सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन होगी जहाँ पे हम 6,000 बेयरिंग्स बना रहे हैं पर रन।
यहाँ पे हम कितने बनाने वाले हैं, 3600 बेयरिंग्स। ये हो गया मेरा बैच क्वांटिटी पर बैच, है ना। टोटल यूनिट्स हमको कितने मैन्युफैक्चर करने हैं, टोटल हमको पूरे साल भर में 24,000 बनाने हैं। जैसे वहाँ पे कैलकुलेशन करते थे, सेम टाइप का कैलकुलेशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। नंबर ऑफ सेटअप कितने होंगे एक बैच में, अगर तुम 3600 यूनिट्स बना रहे हो और तुमको टोटल 24,000 यूनिट्स बनाने हैं, तो कितने बैचेस हो जाएंगे, 24,000 डिवाइडेड बाय 3600। नेक्स्ट सिचुएशन में देखो, तुम 24,000 यूनिट्स तुमको बनाने हैं टोटल, तुम 6,000 एक बार में बना रहे हो, तो 24,000 डिवाइडेड बाय 6,000 हो जाएगा। यहाँ पे आप 4 बैचेस में रन कर रहे हो, यहाँ पे आप 6.667 बैचेस पे रन कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, इसको हम 7 भी बोल सकते हैं क्योंकि 6.667 तो पॉसिबल नहीं है, तो ये हो गया हमारा 7 बैचेस पे हम रन कर रहे हैं। तो इतने नंबर ऑफ सेटअप्स मुझे करने पड़ेंगे, जितने नंबर ऑफ सेटअप्स होंगे उससे मेरा टोटल सेटअप कॉस्ट निकल जाएगा, कि जितने नंबर ऑफ सेटअप्स हैं, दैट इज़ हमने सी से डिनोट किया है, मल्टीप्लाइड बाय सेटअप का कॉस्ट कितना है, 324। सो यहाँ पे पड़ जाएगा 7 × 324 इज़ 2268 एंड नेक्स्ट में आपको पड़ेगा 4 × 324 इज़ 1296, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे टोटल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट कितना पड़ रहा है। हमने देखा कि 1.2 पर यूनिट पर एनम इन्वेंट्री का खर्चा है, मल्टीप्लाइड बाय आपका जितना क्वांटिटी आप एक बार में बैच में ऑर्डर कर रहे हो, जिसको हमने ए से डिनोट किया है, तो मैं यहाँ पे ए डिवाइडेड बाय 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, है ना। तो 1.2 × 3600 यूनिट्स हम एक बार में बना रहे हैं डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे 1.2 × 6000 यूनिट्स हम एक बार में बना रहे हैं डिवाइडेड बाय 2। टू 2160 एंड 3600 टोटल कर लो। नहीं, इसके अलावा हमारे पास एक और खर्चा आता है, कौन सा खर्चा, बनाने का खर्चा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स बताया है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं बताया है ना, कि एक बार अगर मैं मैन्युफैक्चर कर रही हूँ तो टोटल कितना खर्चा पड़ रहा है, नहीं बताया है। तो हमारा जो खर्चा होगा सेटअप का और इन्वेंट्री का, उसी से हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे। यहाँ पे आपका पड़ रहा है 2268 प्लस 2160, दैट इज इक्वल टू 4428, और नेक्स्ट सिचुएशन में 3600 प्लस 1296 इज 4896। कितना एक्स्ट्रा खर्चा पड़ रहा है ये पूछा गया था, तो देख लो, अभी आप EBQ में बनाते हो तो 4428 पड़ता है, अगर आप 6000 यूनिट्स बनाते हो एक बार में तो 4896 पड़ता है, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट है हमारा 468। डन, आसान सा क्वेश्चन था, है ना। अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जहाँ पे आपको बैचेस का कॉस्ट निकालना है। अभी हमने कितना बैचेस बनाना चाहिए एक बार में वो देखा, अब हम बैच का कॉस्ट निकालने वाले हैं। कॉम्पोनेंट गोल्ड इज मेड इंटायरली इन कॉस्ट सेंटर नंबर 100। मटेरियल कॉस्ट 6 पैसा पर यूनिट पड़ता है पर कॉम्पोनेंट, एंड ईच कॉम्पोनेंट टेक्स 10 मिनट। मैं 1 यूनिट बना रही हूँ तो 10 मिनट मुझे लगेगा। मशीन ऑपरेटर को हम 72 पैसा पर आवर बेसिस में पे करते हैं, तो इसका मेरे को पर यूनिट बेसिस में निकालना पड़ेगा क्योंकि ये तो आर बेसिस में दिया हुआ है, एंड मशीन आर रेट भी मुझे आर्स में दिया हुआ है कि 1.5 लग रहा है। सेटिंग अप कॉस्ट ऑफ द मशीन टू प्रोड्यूस द कॉम्पोनेंट गोल्ड टेक्स 2 hours 20 minutes। मतलब अगर मैं एक बार सेटअप कर रही हूँ मशीन को तो मुझे 2 घंटे 20 मिनट लग जाते हैं, जबकि बनाने में प्रोडक्ट को सिर्फ 10 मिनट लग रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन आपको एक कॉस्ट शीट बनानी है शोइंग द प्रोडक्शन एंड सेटिंग अप कॉस्ट बोथ इन टोटल एंड पर कॉम्पोनेंट बेसिस। मतलब मेरे को टोटल अमाउंट भी शो करना है, वो पर कॉम्पोनेंट कितना खर्चा पड़ रहा है वो भी शो करना है। जब मैं 10 कॉम्पोनेंट बना रही हूँ, जब मैं 100 कॉम्पोनेंट बना रही हूँ, और जब मैं 1000 कॉम्पोनेंट बना रही हूँ, तो मैं 3 सिचुएशंस को यहाँ पे कंपेयर करने वाली हूँ, है ना। सो 3 टेबल हमको यहाँ पे लगेगा, 3 कॉलम, और इसको भी हम सब डिवाइड करेंगे क्योंकि हमको पर यूनिट और टोटल दोनों खर्चे शो करने हैं। फर्स्ट सिचुएशन में हम बना रहे हैं 10 कंपोनेंट्स, नेक्स्ट हम बना रहे हैं 100 कंपोनेंट्स एंड 1000 कंपोनेंट्स। हर एक का कॉस्ट लिखेंगे। पहले ना पर यूनिट कॉस्ट हम सबका निकालेंगे, ठीक है।
फिर उसके बाद टोटल निकालना हमारे लिए बहुत आसान होगा। मटेरियल कॉस्ट पर कंपोनेंट हमको दिया हुआ है डायरेक्टली कि 6 पैसा लग रहा है मुझे ना, तो 6 पैसा है मतलब 0.06 रुपीज़, 0.06 रुपीज़ मुझे मटेरियल का लग रहा है। नेक्स्ट, मशीन ऑपरेटर को हम पे करते हैं 72 पैसा पर आवर बेसिस में। तो मशीन ऑपरेटर मैं उसको 72 पैसा पर आवर बेसिस में पे कर रही हूँ। तो पर आवर बेसिस में मतलब मैं 60 से डिवाइड करूँगी तो पर मिनट बेसिस में मुझे मिल जाएगा। और एज एक प्रोडक्ट बनाने में 10 मिनट लग रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पर यूनिट बेसिस में हमारे मशीन ऑपरेटर का कितना कॉस्ट है पता चल जाएगा। दैट इज 0.12। तो 0.12 पर यूनिट बेसिस में तो सेम ही रहेगा हर सिचुएशन में। नेक्स्ट, मशीन ऑपरेटर के बाद है हमारे पास मशीन आर रेट 1.5, ये भी आरली बेसिस में। पहले तो प्राइम कॉस्ट निकाल लेते हैं इन दोनों को टोटल करके, ठीक है। ये हमारा हो गया 0.18। नेक्स्ट, मशीन आर जो हमारा ओवरहेड्स है, इसका रेट हमको दिया हुआ है 1.5 पूरे आर का है। डिवाइड करोगे 60 से तो 1 मिनट का मिल जाएगा। और एज 10 मिनट लगते हैं हमारे प्रोडक्ट को बनाने में तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज इक्वल टू 0.25। टोटल कर लो, 0.18 प्लस 0.25 इज 0.43। सब जगह सेम रहेगा। नेक्स्ट, ये तो हो गए हमारे टोटल कॉस्ट, है ना, टोटल कॉस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट, तो ये मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन गया ना, यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोला है तो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही निकालते हैं, लिखते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट, इसके अलावा आपको बोला गया सेटिंग अप कॉस्ट निकाल लें, जो हमको दिया हुआ है 2 hours 20 minutes। एक बार सेटअप करती हूँ तो 2 hours 20 minutes लगते हैं, है ना। सेटअप कॉस्ट, देखो यार, तुम एक बार में 10 यूनिट्स बनाओ, तुम 100 यूनिट्स बनाओ, तुम 1000 यूनिट्स बनाओ एक बार में, सेटअप कॉस्ट तो 2 घंटे 20 मिनट के हिसाब से ही लगेगा ना। तो बस हम वही मान के चलेंगे कि 2 घंटे 20 मिनट के हिसाब से सेटअप कॉस्ट लग रहा है। अब सेटअप कर रहे हो तो मशीन का ऑपरेटर भी लगेगा प्लस मशीन आवर्स भी लगेंगे, है ना। जो हमारे मशीन का ऑपरेटर है उसका अगर हम खर्चा निकालना चाहें कि सेटअप करते समय कितना खर्चा लग रहा है, तो पहली बात तो देखो तुमको टोटल 2 घंटे 20 मिनट लग रहे हैं, है ना। और हमारे लेबर को हम कितना पे करते हैं 0.72 पर आवर। तो पहली बात तो 0.72 डिवाइडेड बाय 60 कर लेते हैं तो पर मिनट मिल गया। 2 घंटे 20 मिनट में कितने मिनट्स है टोटल? 60 120 प्लस 20 140, है ना। तो टोटल 140 मिनट्स हैं यहाँ पे। तो 0.72 डिवाइडेड बाय 60 करोगे पर मिनट बेसिस में मिल गया, मल्टीप्लाइड बाय 140 करोगे तो आपको उसका टोटल खर्चा पता चल जाएगा कि मशीन ऑपरेटर का कितना हो रहा है। सिमिलर वे में हम मशीन आर के लिए भी निकाल सकते हैं, जो 1.5 है डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 140। एक बात बताओ, ये जो 140 मिनट्स हमको लग रहे हैं सेटअप करने में, ये तो टोटल टाइम है ना, कि एक एक यूनिट बनाने का उतना टाइम लग रहा है, टोटल टाइम है। तो इस खर्चे को हम टोटल वाली जगह पे लिखेंगे, फिर बाद में इसका पर यूनिट निकालेंगे, ठीक है। सो 0.72 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 140 दैट इज इक्वल टू 1.68। एंड नेक्स्ट 1.5 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 140 इज 3.5, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल सेटअप कॉस्ट। इससे आप टोटल सेटअप कॉस्ट निकाल सकते हो। 1.68 प्लस 3.5 इज 5.18, ठीक है। अब एक बात बताओ, चाहे तुम 1 यूनिट बनाओ, 100 यूनिट बनाओ, 10 यूनिट बनाओ, एक बार सेटअप करने के बाद तो सेटअप का खर्चा इतना ही लगने वाला है ना। तो हर सिचुएशन में आपका टोटल जो सेटअप का कॉस्ट होगा वो यहाँ आना चाहिए था 3.5 5.18। ये वाले को हम इधर ले जाते हैं, कहाँ जाएगा ये? टोटल वाली जगह पे शो करोगे, ठीक है। तो ये टोटल वाले जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा सेटअप कॉस्ट, ठीक। तो चाहे तुम कितनी भी यूनिट्स बनाओ, एक बार सेटअप करने का खर्चा तुमको इतना ही पड़ेगा।
तो एज हम 10 यूनिट्स बना रहे हैं तो भी इतना ही है, 100 यूनिट्स एक सेटअप में बना रहे हैं तो भी इतना ही है, 1000 यूनिट्स बना रहे हैं तो भी इतना ही है। ठीक है, अब इनकी मदद से हम खर्चे कैलकुलेट करते हैं। पहले सिचुएशन में तुम 10 कंपोनेंट बना रहे हो, 0.06 तुमको मटेरियल का खर्चा पड़ रहा है। अब कितना हो जाएगा, टोटल निकालोगे तो 0.06 मल्टीप्लाइड बाय 10 0.6 हो जाएगा। 100 कंपोनेंट्स बना रहे हो तो ये 6 हो जाएगा, और तुम 1000 कंपोनेंट्स बना रहे हो तो ये 60 हो जाएगा। सिमिलर वे में मशीन ऑपरेटर का 0.12 खर्चा था, टोटल में ये 1.2 हो जाएगा, 100 कंपोनेंट्स में ये 12 हो जाएगा, और 1000 कंपोनेंट्स में ये 120 हो जाएगा। टोटल खर्चा कैलकुलेट कर लो, 1.8, 18 एंड 180। सिमिलर वे में मशीन आर देखो 0.25 है, 10 यूनिट्स के लिए 2.5, 100 यूनिट्स के लिए 25 एंड 1000 यूनिट्स के लिए 250। टोटल में आपके पास आ जाएगा 4.3, 43 एंड 430। ठीक है, इसके बाद सेटअप का टोटल निकला हुआ है तो सेटअप का पर यूनिट निकाल लेते हैं। 1.68 लग रहा है मुझे अगर टोटल 10 यूनिट्स के लिए, तो एक यूनिट के लगेगा 0.168। 3 पॉइंट लग रहा है टोटल 10 यूनिट्स के लिए, तो यहाँ हो जाएगा 0.35। टोटल करो कितना हो रहा है, टोटल सेटअप का कॉस्ट बस ना 0.518। ठीक है, सिमिलर वे में अगर यहाँ वाली सिचुएशन पे देखो, ये खर्चे यहाँ पे लिखे हैं ना, सारे यहीं लिखते हैं, है ना। नेक्स्ट सिचुएशन में देखो, यहाँ पे 1.68 पड़ रहा है जब मैं 100 कंपोनेंट्स बना रही हूँ, तो पर यूनिट में खर्चा कितना हो जाएगा, 1.68 डिवाइडेड बाय 100, है ना, दैट इज इक्वल टू 0.0168। सिमिलर वे में 3.5 पड़ रहा है एक यूनिट 100 यूनिट्स बनाने का, तो एक यूनिट का हो जाएगा 0.035। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 1.68 पड़ रहा है जब आप 1000 यूनिट्स बना रहे हो, तो 0.00168, यहाँ पे हो जाएगा 0.0035। ठीक है, टोटल करो 0.00518 एंड 0.0518। ठीक है, तो हमने टोटल खर्चे निकाल दिए। अब इन सबको टोटल करके तुम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हो अपना। टोटल कॉस्ट कितना पड़ रहा है इस सिचुएशन में, किसको किसको प्लस करेंगे ध्यान देना, है ना। हम लेंगे हमारा टोटल सेटअप का खर्चा, दैट इज ये वाला लाइन, और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये वाला लाइन। ठीक है, सो 0.43 प्लस 0.518 दैट इज इक्वल टू 0.948, ये हो जाएगा 9.48। ये है हमारे पास 0.43 प्लस 0.0518 दैट इज इक्वल टू 0.4818। इसके हिसाब से टोटल करो, 43 प्लस 5.18 इज 48.18। नेक्स्ट 0.43 प्लस 0.00518 is 0.43518 and 430 plus 5.18 is 435.18। डन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था जहाँ पे तुमने बैचेस का खर्चा अलग अलग सिचुएशन में क्या हो सकता है वो निकाला। कौन सी सिचुएशन बेटर है बताओ, तो उसके लिए हम पर यूनिट खर्चे को चेक करेंगे। यहाँ पे पड़ रहा है 0.948, यहाँ पे पड़ रहा है 0.4818 और यहाँ पे पड़ रहा है 0.43518। तो सबसे बेटर सिचुएशन है आपके लिए 1000 कंपोनेंट्स एक बैच में बनाना। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा जॉब और बैच कॉस्टिंग होता है पूरा खत्म। अगली क्लास में नेक्स्ट कॉस्टिंग मेथड से स्टार्ट करेंगे। आज हमने क्या क्या देखा, हमने समझ लिया कि जॉब कॉस्टिंग क्या होता है, बैच कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्टिंग ही क्या होता है, हमने वो भी देखा। साथ साथ डिफरेंट मेथड्स अब आगे हम जो पढ़ने वाले हैं, प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट और ऑपरेटिंग, उनके बारे में भी समझा, है ना। अगली क्लास में उनको चालू करेंगे। आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।